चलिए बेटा, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। इसमें सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि जो प्रॉफिट कमाते हैं हम एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, वो प्रॉफिटेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, जो हम प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे कस्टमर हैं उनकी ओवरऑल, मतलब अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर, मतलब हमें कस्टमर कितना प्रॉफिट दे रहा है, हमें प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये कहलाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि स्ट्रेटेजिक, कि हम स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं कि भी कितना हमने सोचा था प्रॉफिट और कितना हुआ, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस बजटेड से कंपेयर करते हैं हम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो वो कहलाती है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। मतलब हम एनालाइज करते हैं कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, मेरे पास 20 कस्टमर है, कौन सा कस्टमर मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। क्लियर हो गया पार्ट भाई? यानी कि अपने हर प्रोडक्ट और हर कस्टमर के बारे में जानकारी इकट्ठी करना कि वो मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट, कौन कौन से कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। भाई जैसे मारुति कंपनी है तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, है ना, एसएक्स है, एस्टीम प्रोडक्ट है, ठीक है, जैन है, एस्टीलो है प्रोडक्ट, एल्टो है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके, वो प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। और अब जैसे बैंक है तो उसके डिफरेंट टाइप के कस्टमर हैं, है ना। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कम प्रॉफिट देते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं हम, तो डिफरेंट कस्टमर को इशू करते हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ सर्विसमैन है, कुछ स्टूडेंट है। तो हमें देखना होता है कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। क्लियर हो क्या? और ये जज करते हैं कि हमारा टारगेट कितना था और कितना अचीव करा। तो स्ट्रेटेजिक हम फॉलो करते हैं, दो स्ट्रेटेजी बनाते हैं बेसिकली, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े। क्या क्या? ध्यान से सुनना भाई, हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट बढ़े, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी। तो उसके लिए दो स्ट्रेटेजी बताई गई है आपको, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी अपनी कॉस्ट, एक कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपनी कॉस्ट इतनी कम कर दो ताकि आपका कंपटीटर उस तक अचीव कर ही ना पाए। नहीं भी, यानी हमारी जो सेलिंग प्राइस है, हमारी जो सेलिंग प्राइस है जब कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से कम आ जाए, समझ गए, तो इसका मतलब आप हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन में रहोगे, आप उसको डिफीट कर जाओगे। बात समझ में आ गई? तो हम ये कहते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें कॉस्ट कम हो कॉम्पिटिटर से, तो हम अपने डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉस्ट है, हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कम आ जाए कंपटीटर की सेलिंग प्राइस से। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, कि तुम जो जितने में बेच रहे हो, ठीक है, तुम जितने में बेच रहे हो, तो हमारी जो कॉस्ट है वही कम आ जाए, तो इसका मतलब हम हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन में रहेंगे। ठीक है। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स डेवलप कर दें जो दूसरे प्रोडक्ट में ना हो, तो कस्टमर ये महसूस करे कि ये फीचर दूसरे में नहीं है, यानी अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर साबित करना, राइट, फीचर्स के अंदर, ताकि कस्टमर ये कहे कि वाह मजा आ गया, परसीव्ड वैल्यू। जैसे मान लो हम कहते हैं हल्दीराम है ना, तो वो प्रोडक्ट जो अपना बेचता है, तो जब कोई कस्टमर आकर उस प्रोडक्ट को परचेज करके कंज्यूम करता है, खाता है, तो कहता है वाह मजा आ गया भाई, तो हम उसके 2 रुपए भी फालतू दे सकते हैं जो दूसरे में नहीं है, तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डॉक्टर्स है, तो अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर की क्या है, ये डॉक्टर की क्या कोर कॉम्पिटेंसी, डॉक्टर की क्या एक स्पेशलिटी है कि वो इस तरह से डायग्नोज करके मेडिसिन का पैकेज बना के देता है पेशेंट को कि पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो इसका मतलब उनकी सर्विसेज में एक अलग तरीके की फीचर्स हैं। तो जो प्रोडक्ट आप बना कर दे रहे हो, अगर उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं दूसरे से, तो वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। क्लियर है? या फिर हमारी कॉस्ट दूसरे से बहुत कम आ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट डिफरेंस, कॉस्ट स्ट्रेटेजी या फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। क्लियर पॉइंट बेटा? देखिए क्या है हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? एक मिनट, इसको ये एक रिवर्स हो गया पॉइंट,
हमारी सेलिंग प्राइस इसको एक में हटाते हैं। हाँ जी, हमारी सेलिंग प्राइस जब कम हो जाए कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस, मान लो हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, मान लो हम कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटर की जो कॉस्ट है वो 12 रुपए है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसकी कॉस्ट ही 12 रुपए आ रही है और हम 10 में बेच रहे हैं, तो वो मार्जिन भी तो लेगा, वो अपनी कॉस्ट से कम पर कैसे बेचेगा, ये मतलब इसका कहने का। ठीक है, वो पहला वाला पॉइंट नहीं। इसका मतलब ये हुआ हम 10 रुपए में कब बेच पाएंगे, जब हमारी कॉस्ट बहुत कम होगी, ये मतलब। यानी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट की कॉस्ट से इतनी कम कर दो, इतनी कम कर दो, ताकि आप जो बेचो प्रोडक्ट, आप जब प्रोडक्ट बेचो तो दूसरे की कॉस्ट से भी कम आ जाए, ये मतलब है क्या। ठीक है, चलिए इसको सही कर लेना। ओके, चलिए नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हमने समझ लिया, अब वो कह रहा है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है। मतलब हमें अपने इन्वेस्टर को, अपने स्टेक होल्डर को ये बताना होता है कि आपने जिस कंपनी से कांटेक्ट किया है, इंटरेक्ट किया है, पैसा लगाया है, जिस कंपनी से ट्रांजैक्शन किया है, उस कंपनी में ग्रोथ है, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मेंटेन करती है। यानी लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हमने ज्यादा रेवेन्यू अर्न करी है और कॉस्ट में भी कंट्रोल रिडक्शन अचीव किया है, तो हम ग्रोथ स्टेज पर हैं। बेसिकली हम हर बार पिछले कंपैरेटिवली प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हम इस बार ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये दिखाना होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो किस वजह से चेंज होता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, है ना, ये बात कह रहे हैं। और चेंज इन प्रॉफिट किस वजह से आता है, वही रेवेन्यू और कॉस्ट। ठीक है, अब ये कहते हैं एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, तो हम तीन फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, ग्रोथ फैक्टर, प्राइस रिकवरी, प्रोडक्टिविटी। हम ये बताना चाहते हैं अपने स्टेक होल्डर को कि भाई हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस क्यों आया है, रेवेन्यू में चेंज की वजह से, कॉस्ट में चेंज की वजह से। तो इसको तीन फैक्टर में एनालाइज करते हैं, ग्रोथ फैक्टर, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी। देखो यहाँ फॉर्मूले थोड़े से वर्ड्स अलग हैं, वो आप चिंता मत करना, जो प्रैक्टिकल पार्ट में मैंने आपको समझाया था रिकंसिलेशन के साथ में, आपको सारा वही लिखना है। ठीक है, तो वही मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर देखो स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ओके, हाँ जी, इसको आप इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, तीन फैक्टर की वजह से आता है। पहला ग्रोथ प्लस चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, प्राइस रिकवरी, एंड प्रोडक्टिविटी, एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, इसको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमने लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कितने यूनिट ज्यादा बेचे, हमने पिछले साल के कंपैरेटिवली इस बार कितना ज्यादा माल बेचा, तो हम कहते हैं चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू एक्सेस, ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी सोल्ड, राइट। ठीक है, चेंज इन रेवेन्यू ड्यू, अच्छा एक मिनट पूरा लिख दो, हम इसको यहाँ लिखते हैं चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन रेवेन्यू। भाई ग्रोथ हुई यानी ज्यादा माल बेचा, तो ज्यादा माल बेचा तो पैसे भी ज्यादा आए और पैसे भी ज्यादा खर्च हुए, तो चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू
excess quantity sold due to excess quantity sold, यानी difference of quantity, difference of quantity, budgeted quantity minus actual quantity, multiply budgeted contribution per unit, sorry, हाँ जी, revenue में यानी budgeted selling price, budgeted selling price, तो यानी ज्यादा माल बेचा तो ज्यादा पैसे आए, ओके, प्राइस सेम रखते हुए। अब चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा मार्जिनल टेक्निक लेते हैं। चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी सोल्ड, ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी सोल्ड, हमने ज्यादा माल बेचा तो ज्यादा पैसा खर्चा हुआ। डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, ओके, तो ये हमारा टोटल कहलाता था सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। दूसरा, आपने कितना महंगा बेचा तो रिवेन्यू कितनी आई, राइट, चेंज इन रेवेन्यू, change in revenue due to change in price, due to change in price, ठीक है, that is difference of price, that is difference of price, price में कितना चेंज आया, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, है ना, कितना प्राइस में चेंज आया उस वजह से रेवेन्यू में कितना चेंज आया, ओके, और सेम रिसोर्सेज कितने महंगे सस्ते खरीदे, है ना, तो चेंज इन, हाँ जी, प्राइस फॉर रिसोर्सेज, तो इसमें फर्स्ट आता था मटेरियल का, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, सेकंड आता था अगर लेबर वेरिएबल है तो, ठीक है, थर्ड आता था फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यानी तीनों में चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, है ना, चेंज इन प्राइस, ठीक है, फॉर एक्चुअल इनपुट, फॉर एक्चुअल इनपुट, यहां पर एक्चुअल ओवर, और यहां पर एक्सपेंडिचर क्या था, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, अपने रिसोर्स को कितना ऑप्टिमम यूटिलाइज किया आपने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, हाँ जी, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, difference of quantity, what the resource we should consume, what the resource we actually consume at standard rate, अगर लेबर है वो तब भी वही, हाँ जी, कितने घंटे काम होना चाहिए, कितने घंटे काम हुआ एट स्टैंडर्ड लेबर, हाँ जी, तो ये वेरिएंस ध्यान से देखो, ये सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हो जाता था, ये सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, तो सेल्स वेरिएंस कवर, और ये आपका मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कवर, ये लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी, लेबर कॉस्ट कवर, और ये फिक्स कवर, तो सारे वेरिएंसेस कवर हो जाते थे, है ना, तो ये कहलाता हमारा इस तरह से स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। अब ये अगर आप एग्जैक्टली जो हमने लिखा है फॉर्मूले वो अलग नेम से हैं बट कॉन्सेप्ट यही है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लिखना है सिमिलरिटी वे, क्लियर बेटा, चलिए नोट कर लो इसका एक बार। देखिए अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, या पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा था वो लिखना है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू, ठीक है। देखो क्या कहना चाहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में क्या था कि कॉस्ट को एपोर्शनड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
प्रोडक्ट पर विद द हेल्प ऑफ सिंगल रिकवरी रेट, विद द हेल्प ऑफ सिंगल रिकवरी रेट। मतलब जैसे फैक्ट्री का रेंट है तो सभी प्रोडक्ट में कैसे बांटोगे, एरिया वाइज। मतलब एक ही बेस लेके चलते हैं हम कि सारे ओवरहेड इकट्ठे कर लेते हैं, सारे ओवरहेड्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, डेप्रिसिएशन हुआ, और इनको हम प्रोडक्ट पर कैसे बांटते हैं फिर हम, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आवर्स, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर्स, है ना, या फिर मतलब इनको हम कहते हैं सिंगल रिकवरी रेट। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट मान लो कोई ऐसा खर्चा है मशीन का, सेटअप का खर्चा है, तो अब कोई एक प्रोडक्ट मशीन की सफाई चाहता ही नहीं है, उसमें वो वाली एक्टिविटी होती नहीं है, तो जब आप सिंगल रिकवरी रेट लेते हो तो सारे खर्चे का बर्डन उस पर भी आ जाता है, जबकि उसमें मशीन की सफाई हुई नहीं है। तो इसका मतलब इनएक्यूरेट होता है वो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अनफेयर हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट गलत आ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी गलत आ जाती है। तो सही प्रॉफिटेबिलिटी, एक्यूरेट, एफिशिएंट, इफेक्टिव प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए क्या तरीका है, जो प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटी कंज्यूम करे उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन ज्यादा डालो, जो प्रोडक्ट कम एक्टिविटी कंज्यूम करे उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन कम डालो, जो प्रोडक्ट कोई एक्टिविटी कंज्यूम ना करे उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन मत डालो। दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर पार्ट में इससे कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस अप्रोचमेंट होती है, इससे डिसीजन मेकिंग में सहायता मिलती है। क्लियर पार्ट में इससे हम कहते हैं कि हर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी सही आती है, हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी सही आती है। तो ये लिखना है बस आपको इसमें, ठीक है। तो हम क्या कहना चाहते हैं इसमें, हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू एबीसी, राइट। सबसे पहला पॉइंट सिंपल कह सकते हो, कॉस्ट एपोर्शन, कॉस्ट एपोर्शन, cost apportion on the basis of, on the basis of activity consumed, activity consumed, right? That is, if a product, if a product consume high volume of any activity, right, then that product will share higher burden of, higher burden of overhead of that activity. Okay, हाँ जी, if a product consumes low volume of any activity, then that product will share low burden of overhead of that activity, right? और अगर कोई प्रोडक्ट एक्टिविटी कंज्यूम नहीं करता तो उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन नहीं जाना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये कहते हैं हम एक तरह से ये एफिशिएंट, एफिशिएंट इफेक्टिव एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट है, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट है, यानी सही डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, राइट। कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटते हैं, कॉस्ट ड्राइवर हम यूज करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब एक्टिविटी बेस्ड। जैसे मान लो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर वो होता है जो पैसेंजर को मंजिल तक पहुंचाता है, कॉस्ट ड्राइवर मतलब कॉस्ट को प्रोडक्ट तक पहुंचाना, पहुंचाना, ठीक है। जैसे कहते हैं हम सेटअप कॉस्ट है, जैसे कहते हैं हम सेटअप कॉस्ट है, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग। तो कैसे बांटते हैं हम, नंबर ऑफ सेटअप, जिस प्रोडक्ट में ज्यादा सेटअप होंगे वहां ज्यादा, जिस प्रोडक्ट में कम सेटअप होंगे वहां कम,
जिस प्रोडक्ट में कोई स्टार्टअप नहीं होगा वहां कुछ नहीं होगा बर्डन। नहीं, पैकिंग का खर्चा, नंबर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरी, ठीक है, स्टोरेज का खर्चा, नहीं, स्पेस ऑक्यूपाइड, नहीं, एवरेज इन्वेंट्री, ना कि सिंगल रिकवरी रेट के सारे खर्चों को एक ही रेट से बांटो सर जो उठाकर, वो नहीं ना, ठीक है, राइट। मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, कि जिस स्टोर से प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल जाएगा उस पर बर्डन ज्यादा चला जाएगा, ओके। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कि भाई जिस प्रोडक्ट में कॉस्ट कम आ रही है मैं वो ज्यादा बनाऊंगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। इससे हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में सहायता मिलती है और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब एक्यूरेट जानकारी मिलती है इससे, तो ये कह सकते हो आप इसमें, ठीक है बेटा। देखिए अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना ये तभी संभव है जब हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग निकालोगे आप, तो ये एबीसी के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहली बात ये देखो कि इसका पर्पस क्या है, इट एम इट कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी 4 प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है तो चारों को अलग अलग प्रॉफिट निकालना, कैसे, चार्जिंग ऑल कॉस्ट टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर समझ गए ना, एक्टिविटी बेस्ड, मतलब जैसे सेटअप कॉस्ट है तो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से, इस तरह से, मतलब हर कॉस्ट को उसके रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से आइडेंटिफाई करके फिर प्रोडक्ट पर डालना ताकि हम प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकाल सके, ताकि हम ये जान सके, ताकि हम ये जान सके कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है। जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है हम उस पर फोकस करेंगे, सारे रिसोर्स उस पर डाइवर्ट कर देंगे। जो प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है वहां पर हम डाइवर्ट, वहां से सारे रिसोर्स हटा देंगे और उसको मिनिमम मार्केट रिक्वायरमेंट तक लेके जाएंगे या फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो सारी कॉस्ट को प्रोडक्ट पर डालना एबीसी के थ्रू, और फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, फिर ये देखना कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है। जो प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है हमारा, ठीक है, वहां से अप्रोप्रिएट एक्शन लेना कि भाई मैं उस पर प्रोडक्शन चालू रखूं मिनिमम डिमांड तक, या फिर मैं उसको खत्म कर दूं, ठीक है। जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उस पर फोकस करूं, यानी सारे नए फीचर सारे रिसोर्सेज उस पर डालूं, उसकी मार्केटिंग में अच्छी करूं, ओके। चलिए, अब हमारा पर्पस क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखना। की परफॉर्मेंस क्या होता है, केपीआई, यानी कैसे पता चलेगा कि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हो, यानी हर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लो कि ये प्रोडक्ट मुझे मार्केट में कितना बेचना चाहिए, ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट देना चाहिए, इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। और फिर केपीआई चेक करो कि क्या हमने उसको अचीव किया या नहीं किया, ठीक है। तो डीपीपी एनालिसिस ये सुझाव देती है कि कॉस्ट एपोर्शन ऑन कॉस्ट ड्राइवर, इससे एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाती है। वही बात, जैसे ट्रेडिशनल बेसिस पर हम वेयर हाउस का खर्चा कैसे बांटते थे, मशीन ओवर या लेबर ओवर, यहाँ पर बांटेंगे एवरेज इन्वेंट्री, यानी जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा टाइम वेयर हाउस में बिता रहा है उस पर उतना ज्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल में हम क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ओके। अच्छा, डीपीवी में क्या है, कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या कहते हैं हम, परचेज कॉस्ट, तो सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, हमारे पास क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो वो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, यानी परचेज कॉस्ट प्लस कार्टेज फ्रेट एंड। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं हम ओवरहेड जो हमारे डायरेक्टली लिंक नहीं होते, कॉमन कॉस्ट, लाइक वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट बैच। वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब होता है कि जैसे स्पेस, कि भाई जो प्रोडक्ट ज्यादा वॉल्यूम में रखा जाएगा वो
वेयर हाउस में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, है ना, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उस पर ज्यादा बर्डन जाएगा, वो वॉल्यूम रिलेटेड हो गया। कुछ खर्चे होते हैं हमारे बैच वाइज, लॉट वाइज, जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में ज्यादा टाइम के लिए रुक जाता है, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर रहा है, तो वो ज्यादा खर्चा एब्जॉर्ब करेगा। ओके, इन्वेंट्री फाइनेंस कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम अपने पैसा जो हमारा लगा हुआ है वर्किंग कैपिटल कहीं और लगाते हैं तो कितना ब्याज आता है, वो यहाँ पर लॉस होगा। तो बेसिकली डीपीपी हम कहाँ लगाते हैं, रिटेल स्टोर में। बेसिकली डीपीपी कहाँ लगाते हैं, रिटेल स्टोर में, जहां पर गुड्स परचेज करके वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, वेयर हाउस से रिटेल में बेचते हैं, वहां से कस्टमर को बेचते हैं, जैसे बिग बाजार हो गया। तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हम इसको अप्लाई करते हैं। हाँ, एबीसी हम अप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक है बेटा, तो ये कहलाया हमारा डीपीपी। क्लियर हो गया पार्ट? तो डीपीपी में हम ऐसे कह सकते हैं, हाँ जी, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जब बनाते हो आप एज पर डीपीपी, तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सबकी पहले सेल्स लिख लेते हैं माइनस परचेज कॉस्ट, तो ये आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट। ये एज ए परसेंटेज ले लेते हैं। और फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, नहीं, राइट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, नहीं, जैसे वेयर हाउस का रेंट, जैसे वेयर हाउस के खर्चे एटसेट्रा, बैच वाइज, नहीं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे खर्चे, तो ये हम कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांट लेते हैं। ओके, तब हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। और फिर ये प्रॉफिट हम एज ए, या तो क्वांटिटी ले लेते हैं पर यूनिट, या तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट पर यूनिट क्वांटिटी से डिवाइड करके, या फिर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब वेयर हाउस का खर्चा, जो प्रोडक्ट ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस पर ज्यादा बर्डन आता है, जो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम के लिए स्टे करता है उस पर ज्यादा बर्डन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो प्रोडक्ट ज्यादा डिलीवरी बार बार जिसकी होती है उस पर ट्रांसपोर्ट का बर्डन ज्यादा हो जाता है, तो ये एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। हो गया पार्ट क्लियर बेटा? राइट, तो ये कहलाया हमारा डीपीपी। ठीक है, तो डीपीपी में हम क्या कहेंगे कि सारे खर्चे हर प्रोडक्ट पर डालते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से, ताकि मैनेजमेंट ये आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिट दे रहा है। ज्यादा प्रॉफिट वाले पर फोकस करते हैं, उसकी फीचर्स बढ़ाते हैं, उसकी मार्केट स्टाइल चेंज करते हैं, रिसोर्स उसमें डाइवर्ट करते हैं, जो कम प्रॉफिट दे रहा है उसको मिनिमम तक लेके आते हैं। राइट, केपीआई फॉलो करते हैं हम, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ताकि पता चले कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कितना पूरा कर रहे हैं। राइट, और सारे खर्चे हम कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटते हैं ताकि एक्यूरेट कॉस्ट मिल पाए, ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। ये कहलाएगा हमारा डीपीपी। ओके, चलिए, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कॉस्ट एनालिसिस अच्छा देता है, क्योंकि सारे ओवरहेड एक रिकवरी रेट से नहीं बांटते, एक्टिविटी बेस के हिसाब से बांटते हैं हर प्रोडक्ट पर। तो ट्रू कॉस्ट, बेटर कॉस्ट एनालिसिस देता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी सही आती है। भाई कॉस्ट सही आएगी प्रोडक्ट की तो प्रॉफिट भी सही पता लगेगा। अब पता लगा भाई साहब हमने कॉस्ट ही गलत बांट दी, वे सारे खर्चे एक रेट से बांट दिए, तो किसी एक प्रोडक्ट में एक्टिविटी कंज्यूम बहुत कम हो रही है तो उसमें भी बर्डन बराबर आ जाएगा, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। और आप सोच रहे हो कि सर मैं वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दूं, तो गलत डिसीजन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कॉस्ट एनालिसिस सही देता है, क्योंकि एक्टिविटी के हिसाब से मैं बांटता हूँ। ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो लॉस मेकिंग है वो मैं हटाना चाहता हूं और फोकस करना चाहता हूं जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, यानी मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सही आता है। ठीक है, कॉस्ट सही बढ़ती है, प्रॉफिट सही आता है, इसलिए जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है वास्तव में उसी पर फोकस करता हूं, और जो प्रोडक्ट लॉस दे रहा है वास्तव में उसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करता हूं। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजन मेरा ठीक होता है।
और स्पेस मैनेजमेंट मेरा सही हो जाता है इससे, क्योंकि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्पेस घेर रहा है तो मैं सोचता हूँ यार ये प्रोडक्ट अननेसेसरी मेरा स्पेस घेर रहा है, इतनी आवश्यकता नहीं है, तो मैं स्पेस मैनेजमेंट भी ठीक कर लेता हूँ और प्राइसिंग भी ठीक कर लेता हूँ। तो 4 चीजें हो गई, स्पेस मैनेजमेंट हो गया, है ना, क्या क्या हो गया, स्पेस मैनेजमेंट ठीक हो गया, नहीं भाई, दूसरा प्राइसिंग आपकी ठीक हो गई भाई, तीसरा आपकी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, कॉस्ट सही जानकारी हो गई, नहीं, और पोर्टफोलियो, आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सही बना पाओगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये सही बता पाओगे, क्योंकि लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को हटा पाओगे और प्रॉफिट जो ज्यादा दे रहा है उस पर फोकस कर पाओगे। तो ये आपके बेसिकली फायदे हैं प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्राइसिंग सही होगी, कॉस्ट सही पता लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी सही आ जाएगी और पोर्टफोलियो सही रहेगा कि लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हटाओगे और हायर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ाओगे, स्पेस मैनेजमेंट आपका ठीक रहेगा। क्लियर बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का सेम मतलब है कि हमें ये एनालाइज करना कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा कस्टमर कम प्रॉफिट दे रहा है। तो ज्यादा दे रहा है उसको एनकरेज करना, उस पर फोकस करना, जो कम प्रॉफिट दे रहा है उसको मिनिमम तक लाना, ये मेन पर्पज है। ठीक है, क्या होता है कि कई बार कॉस्ट डिपेंड होती है कस्टमर पर, कई बार क्या होता है कि हर कस्टमर अलग अलग कॉस्ट इंकर करवाता है हमारे से, जैसे बैंक की बात करें, ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो चेकबुक लेते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ले लेते हैं बैंकिंग, तो जब ऑनलाइन बैंकिंग ले लेते हैं तो चेकबुक की कॉस्ट हमारी बच जाती है, वो चेकबुक यूज ही नहीं करते, है ना, तो ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, अब उस केसेस में हमारे लिए बेटर होता है कि एनालाइज करना प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफर मेनी एक्टिविटीज टू कस्टमर, बट सारे कस्टमर सारी एक्टिविटी कंज्यूम नहीं करते हैं। भाई हम तो सारी सुविधा देते हैं, चेकबुक की भी, ऑनलाइन की भी, और बैंक स्टेटमेंट आप हार्ड कॉपी आके ले जाओ, एटीएम की भी, बट सारे कस्टमर हर फैसिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या जानकारी करनी है कि कॉस्ट निकालनी है हर कस्टमर की, नहीं, डिफरेंट कस्टमर और ग्रुप डिफरेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक नई टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एबीसी। इसमें क्या होता है कि कस्टमर यूजेस सम एक्टिविटी बट नॉट ऑल, तो डिफरेंट कस्टमर यूजेस डिफरेंट एक्टिविटी। अब जैसे मैं बैंक की बात करूं कि बैंक में हम कितनी एक्टिविटी देते हैं कि आप कैश विड्रॉ करो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, स्टेटमेंट आप मंगवाओ, नहीं, और आप चेक स्टॉप करवाते हो उसका खर्चा, या कोई एक चेक आप रिटर्न करवाते हैं क्योंकि आपने कोई चेक इशू कर दिया और सफिशिएंट फंड है नहीं, तो फिर वो चार्जेस लग जाते हैं। तो दीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक, बट डिफरेंट कस्टमर अलग अलग फैसिलिटीज यूज करते हैं, कुछ हार्ड कॉपी लेते हैं वो स्टेटमेंट की और कुछ अपना ईमेल पर मंगवा लेते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है कि हर कस्टमर अलग अलग कॉस्ट लेता है, तो कोई कस्टमर के लिए हमारी ज्यादा कॉस्ट आती है, कुछ के लिए कम आती है, तो हमारा पर्पस क्या होता है ये आइडेंटिफाई करना कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर, प्रॉफिटेबल, लो प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब जैसे कोई कस्टमर है बहुत ज्यादा कॉल करता है, इंक्वायरी करता है, तो इसका मतलब हमारा स्टाफ उस कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा बिजी रह जाता है, तो हम उस टाइप के कस्टमर को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कस्टमर हम डिजायर नहीं चाहते, तो ये कहलाता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं आपको बात करूं तो आप ये कहोगे, हाँ जी, शॉर्ट में अगर ये कहें कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी के सर, हाँ जी, एवरी कस्टमर इनकर डिफरेंट कॉस्ट, हर कस्टमर पर अलग अलग कॉस्ट आती है, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट सर्विसेज कंज्यूम करता है, क्योंकि वो डिफरेंट सर्विसेज यूटिलाइज करता है, नहीं भी, और हम हर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, हम हर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, नहीं, जो हायर प्रॉफिटेबिलिटी वाला कस्टमर होता है, नहीं भी, उसको हम प्रमोट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, और जो लो प्रॉफिटेबिलिटी वाला होता है उसको हम
या तो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर मिनिमम तक रखना चाहते हैं। ठीक है, राइट। कॉस्ट कैसे बांटते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी, कि जिस कस्टमर पर ज्यादा एक्टिविटी कंज्यूम होती है उस पर ज्यादा बर्डन आता है हमारा। अब जैसे मान लो बैंक की बात करें, है ना, तो बैंक क्या करता है कि डिफरेंट टाइप के सर्विसेज देता है। एटीएम फैसिलिटीज देता है, नहीं, विड्रॉवल ऑफ कैश की फैसिलिटी देता है, राइट, और ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी देता है, नहीं, बैंक स्टेटमेंट आप हार्ड कॉपी ले सकते हो, ईमेल पर ले सकते हो, ये तो हुआ, नहीं, इंक्वायरी कर सकते हो कभी भी, राइट। और अगर चेक आपका बाउंस हो गया तो उसके लिए खर्चा आता है, चेक इशूड, यही तो। इस तरह के डिफरेंट टाइप के सर्विसेज होती हैं। तो जो कस्टमर ज्यादा सर्विस लेता है उस पर ज्यादा कॉस्ट आती है, जो कस्टमर कम सर्विस लेता है उस पर कम सर्विस आती है। तो बैंक ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस पर हमारी कॉस्ट कम आ रही है, उस पर प्रॉफिट ज्यादा आता है। अब जैसे क्रेडिट कार्ड की बात भी करें हम, ठीक है, कि बैंक डिफरेंट टाइप के कस्टमर, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स ऑफ कस्टमर होते हैं, कि कोई सर्विस क्लास है, नहीं, बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन है कोई, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, राइट, हाउस वाइफ्स हैं। तो कौन से कस्टमर हमारे को कम कॉस्ट देते हैं, कौन से कस्टमर हमें ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, ये देखना पड़ेगा। कि कौन से कस्टमर ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, कौन से कस्टमर हमें ब्याज ज्यादा देते हैं, कौन से कस्टमर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करते। तो ये एनालाइज करके हम देखते हैं कि किस कस्टमर पर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, किस कस्टमर पर प्रॉफिट कम हो रहा है। चलिए, तो जिस पर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उसको प्रमोट करते हैं, जिस पर प्रॉफिट कम हो रहा है उसको हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, राइट। चल, फिट ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है, जैसे डीपीपी का था। कभी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करके ही तो हमें पता लगेगा कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, उस पर फोकस करो, कौन सा कम दे रहा है उसको डिसकंटिन्यू करो, है ना। और ये कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट, ताकि पता लगे कि भी हमारी सर्विसेज में कहाँ कमी है। भाई हम सर्विस दे रहे हैं, एटीएम की सर्विस दे रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हो, आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। तो ये कस्टमर कौन कौन सी एक्टिविटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी कम कंज्यूम कर रहा है, ये देखकर ही तो हमें पता लगेगा कि हम किस एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। तो क्या क्या बेनिफिट हो गए कि हम जो हायर बेनिफिट दे रहा है कस्टमर, जो हायर बेनिफिट दे रहा है कस्टमर, है ना, उसको हम फोकस करेंगे, ठीक है। और दूसरा बेसिकली हम इम्प्रूव करेंगे जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी, कि भाई कस्टमर ये वाली सर्विस ज्यादा मांग रहा है तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और थर्ड हम कह सकते हैं प्राइसिंग, कि भाई हमारी कस्टमर सर्विसेज देने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ताकि मैं रिवेन्यू प्राइस रेट चार्ज कर सकूं, राइट, रेट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, रेट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी के क्या क्या फायदे हुए कि एनालाइज करके हमें पता लगेगा कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा कस्टमर कम प्रॉफिट दे रहा है। और जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है उस पर फोकस करोगे, जो कम प्रॉफिट दे रहा है उसको डिसकंटिन्यू करोगे या मिनिमम तक रखोगे। जैसे क्रेडिट कार्ड वाली बात बताई थी कि भाई कोई स्टूडेंट को हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं एक पॉलिसी के थ्रू कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, तो पता लगा कि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, मतलब हम सर्विस देकर पता लगा लेंगे कि किन सर्विसेज को कस्टमर ज्यादा यूज करता है, और उसमें हम इफेक्टिवनेस लेकर आएंगे। और फिर प्राइसिंग, कि भाई हमारा खर्चा कितना आ रहा है, ताकि हम अपना मार्जिन जोड़कर उस कस्टमर से इतने पैसे चार्ज कर सके, इससे कम हमारा वारा नहीं खाएगा। तो ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा होगा। क्लियर है। एक्सप्लेन अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहली बात समझो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट हमने कहा था, क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये कहा था कि भाई हम क्वालिटी को बढ़ाएं, बढ़ा नहीं पा रहे तो ऐसा करें कि कम ना हो पाए। कॉस्ट मैनेजमेंट सेम, कि कॉस्ट हम कम करें,
कम ना कर पाए तो एटलीस्ट भाई कम से कम ये तो करें कि बढ़ने ना पाए, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ आता है एबीसी, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड की बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब है कॉस्ट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ एबीसी। कॉस्ट मैनेजमेंट खाली कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं कि केवल कॉस्ट मैनेजमेंट कहते तो बहुत सारी टेक्निक है, जस्ट इन टाइम है, टीक्यूएम है, काइजन कॉस्टिंग है, फिर तो वो आ जाती। अब है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ एबीसी, वो कहलाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब एक्टिविटी बेस पर मुझे ध्यान रखना है, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करते हुए कॉस्ट को कंट्रोल और मैनेज करना है। ठीक है, द यूज ऑफ एबीसी एज कॉस्टिंग टूल टू मैनेज द कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल, ये कहलाता है, यानी टू मैनेज द कॉस्ट। ओके, इसमें हमें देखना है कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी कंपनी में होती हैं और इनको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, बिलाओ मुझे ये तो बताओ कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, फिर मैं देखूंगा मैं उनको इंप्रूव कैसे करूं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी है तो मैं ध्यान कैसे लगाऊंगा, मैं उस पर फोकस कैसे करूंगा, मैं उसको एनालाइज कैसे करूंगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं कहता हूं एक सेटअप है, जैसे मान लो मैं कहता हूं एक सेटअप है। ठीक है, इसका मतलब कहता हूं ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग, एक बार में मैं बनाता हूं 100 यूनिट। ठीक है, और हमारे पास 10,000 यूनिट है, तो इसका मतलब 100 यूनिट को बनाने में एक बार सेटअप, तो 10,000 के लिए आपके पास 100 सेटअप हो गए। अब अगर सेटअप का खर्चा बचाना है तो मैं प्लान करता हूँ कि भाई एक सेटअप में मैं 200 यूनिट बनाता हूँ, तो 10,000 बनाने के लिए मेरे पास 50 सेटअप चाहिए। तो जब नंबर ऑफ सेटअप कम हो जाएंगे तो ऑयलिंग का खर्चा कम होगा, ऑपरेटर कम हो जाएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये केवल हेल्प नहीं करता कि एक्यूरेसी बढ़ाएं, ठीक है, बट बेनिफिट भी बढ़ाता है, रिमूविंग एक्टिविटीज जिसमें कॉस्ट ज्यादा आती है वैल्यू एडिशन से। भाई अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप उसको हटा दो। ठीक है, यानी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को हटाना चाहते हैं। एबीएम का सिंपली मतलब है कि एबीसी को अप्लाई करो कॉस्ट मैनेजमेंट, ताकि कॉस्ट और कंट्रोल और रिड्यूस हो सके। और ये सिंपल रूल है कि प्रोडक्ट एक्टिविटी कंज्यूम करता है, एक्टिविटी में रिसोर्स, रिसोर्स में कॉस्ट। ओके, यानी लेबर टाइम कंज्यूम होता है ना। भाई जैसे मान लो सेटअप मशीन की वही बताया, ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग, तो इसमें क्या होता है, रिसोर्स कंज्यूम होते हैं, लेबर का टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है। तो इसमें जो कॉस्ट लगती है हम उसको कम करना चाहते हैं ताकि टू रिड्यूस द प्रोडक्ट कॉस्ट, मैनेज कर सकें। अब अगर हम आईसीएमए के हिसाब से देखें, ठीक है, सीएएम कॉस्ट, अब नाम हो गया इसका सीएएम, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब होता है जिसका अनुशासन उसका शासन, नहीं, मैनेज करना है कॉस्ट को ताकि हम इंप्रूव कर सके जो कस्टमर वैल्यू ले रहा है। अब कस्टमर जो वैल्यू ले रहा है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे कि भैया वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो जिसमें आपकी कॉस्ट इनकर होती है और कस्टमर देने को तैयार है, और उनको हटा दो जो आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है कस्टमर देने को तैयार नहीं है। ठीक है, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। इसमें क्या तीन चीजें आती हैं, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी ड्राइवर एनालिसिस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो तीन पार्ट आते हैं। क्लियर पार्ट भी, तो हम ये कर सकते हैं, देखो एबीएम इसका मतलब है टू मैनेज द कॉस्ट, कॉस्ट को मैनेज करना, यानी कॉस्ट को कम करो, कम ना हो पाए तो बढ़ने मत दो, यानी कॉस्ट कंट्रोल, यानी कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, अब एबीसी में अगर हम बात करें तो हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि सर हम एक्टिविटी मतलब एबीएम में एबीसी से एक्टिविटीज पता लगती हैं और फिर हम उसको मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी जिसकी कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से उसको हम इंप्रूव करते हैं, उसको हम रिड्यूस कर, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और जिनकी कॉस्ट कम आती है फिर हम उसको एनालाइज करके इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि वैल्यू रिसीव बाय कस्टमर बढ़े। जैसे एक सेटअप में बताया था मैंने आपको, एक लॉट में 100 यूनिट है, 1,000 रुपए की कॉस्ट है, 10,000 यूनिट में बना रहा हूँ तो 100 लॉट चाहिए। अब क्या करूंगा, प्लानिंग करके एक लॉट में 200 यूनिट कर दूंगा तो 50 लॉट चाहिए, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, कम ऑपरेटर कम खर्चा। ठीक है, तो ये कहते हैं डिसिप्लिन है हमारा एक, यानी जो वैल्यू कस्टमर ले रहा है मैं उसको इंप्रूव करूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे, कॉस्ट ड्राइवर एनालाइज करूंगा, एक्टिविटी एनालाइज करूंगा, परफॉर्मेंस एनालाइज करूंगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करूंगा। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। यानी हर प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो क्या होता है, हर प्रोडक्ट रिसोर्स कंज्यूम करता है या हर प्रोडक्ट एक्टिविटी कंज्यूम करता है, एक्टिविटी में रिसोर्स, रिसोर्स में कॉस्ट, है ना। ये मैं कहने का मतलब है।
हाँ जी, हम इसमें ना सिंपली ये कह सकते हैं कि कंज्यूम प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटी प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटी एक्टिविटी कंज्यूम रिसोर्सेज, है ना, और रिसोर्सेज में हमारी कॉस्ट आती है। तो ये सारा नहीं प्रोवाइड कराता है एबीसी, ठीक है। इसको मैनेज करते हैं हम, इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड एबीएम। ओके, तो एबीसी जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी, एबीसी जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन about activities and ABM to manage them, control them, ताकि हम कॉस्ट रिड्यूस कर सके, ताकि हम वैल्यू रिसीव बाय कस्टमर इंक्रीज कर सके, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं। ये एबीएम का पर्पस होगा। क्लियर बात है? ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कंट्रोल रहे, रिड्यूस रहे, ताकि कस्टमर को वो वैल्यू मिले जो वो चाहता है। कैसे? वो एक्टिविटीज जिसमें मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूँ बट कस्टमर देने को तैयार नहीं, हटाना चाहते हैं, राइट। तो वैल्यू एडिड एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम करेंगे। ये कहलाएगा एक्टिविटी एनालिसिस। ओके, और इसके पहले था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और फिर परफॉर्मेंस। ये 3 पार्ट आएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड मॉडल। अब वो अगला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अगला है एक्सप्लेन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम। एबीएम समझा तो दिया कि भैया मैनेज करो, नहीं, मैनेज करने का मतलब समझ में आ गया ना कि भाई कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाओ। एबीसी तो आपको दे देगा, लो बिल लो, ये एक्टिविटीज है। एबीएम में मुझे मैनेज करना है कि भाई कैसे मैं कॉस्ट को रिड्यूस करूं, है ना। कि अब कॉस्ट को मैनेज कैसे करूं, कॉस्ट मैनेज करना एबीएम है, कॉस्ट मैनेज करूं कैसे, कह तो दिया मैनेज करो, हाउ, तरीका भी तो बताओ, पाथ भी तो बताओ, स्ट्रेटेजी भी तो बताओ। वो कहते हैं डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंट, यानी मॉडल, ठीक है। इसमें 3 आते हैं, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस और परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, मतलब कॉस्ट ड्राइवर को स्टडी करना जरूरी है। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट को प्रोडक्ट तक ले जाता है जिसके सहारे, जैसे रेंट है, एरिया वाइज बांटते हैं, तो एरिया हमारा कॉस्ट ड्राइवर है, सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटते हैं। तो हम उसको एनालाइज करें पहले। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सपोज हमारा डिफेक्टिव है, ध्यान से सुनना। सपोज हम बात करते हैं डिफेक्टिव की, ठीक है। तो डिफेक्टिव की परसेंटेज देखो कितनी आ रही है। अगर वो परसेंटेज ज्यादा है तो उस पर ध्यान दो, उसको इंप्रूव करो, है ना। कस्टमर की जो इनवाइस है, नहीं, वो प्रोसेस कर रहे हो आप, ठीक है। अब जो कस्टमर की इनवाइस है वो प्रोसेस करके दे रहे हो। अगर आपका स्टाफ अनट्रेन्ड है ना, तो इसमें स्टाफ का टाइम ज्यादा लगेगा, इसका टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये जो कॉस्ट ड्राइवर है अननेसेसरी आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, रिसोर्सेज ले रहा है ना। टाइम कंज्यूम ज्यादा कर रहा है तो रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ना। तो रिसोर्स ज्यादा आ रही है तो कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो मैनेज करो। यानी सबसे पहली बात क्या आ गई, कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से हैं उनको एनालाइज करो और फिर देखो कैसे मैं कम कर सकता हूँ। ठीक बात है, ये कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन करो, पहचानो और एनालाइज करो कॉस्ट ड्राइवर को, जो सबसे पहला स्टेप है, ताकि मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला सकूं, जो कॉस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। कॉस्ट ड्राइवर एक कोई भी फैक्टर हो सकता है जो चेंजेस लाता है कॉस्ट में, है ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ पार्ट्स मुझे देखनी है, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, परसेंटेज जो डिफेक्टिव है, ठीक है। ये मेरा फैक्टर डिसाइड करेगा कि भाई कितनी एक्टिविटी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पार्ट्स रिसीव्ड अफेक्ट द रिसोर्स परफॉर्म द एक्टिविटी, यानी नंबर ऑफ सेटअप इज कॉस्ट ड्राइवर फॉर सेटअप। यानी अगर मैं कोई भी ये पार्ट्स की क्वालिटी चेक करना चाहता हूं, पार्ट्स की क्वालिटी को मैं चेक करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि भाई उस पार्ट्स में कितने डिफेक्टिव हैं। वो परसेंटेज अगर ज्यादा है तो फिर मैं देखूंगा कि मैं उसको कम कैसे करूं, ठीक है। अगर मैं ये देखूंगा कि भाई कस्टमर का इनवाइस कितना प्रोसेस हो रहा है, मेरा स्टाफ अनट्रेन्ड है, तो वो टाइम ज्यादा ले रहा है, रिसोर्स ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब हम उस रिसोर्स को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। और मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं, ठीक बात है। तो ये कहलाता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ओके, ओके, क्या कहना चाहते हैं हम कि जैसे इनवाइस, फॉर एग्जांपल
इनवाइस ऑफ कस्टमर, ये मुझे प्रोसेस करना है, ये मुझे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रोसेस करना है और मेरा जो स्टाफ है ये मेरा अनट्रेन्ड है, ये मेरा अनट्रेन्ड है, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो मुझे पहले स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये कहलाएगा हमारा एबीएम का मॉडल। यानी सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज करो, कि जैसे क्वालिटी ऑफ पार्ट्स मुझे चेक करना है, तो वो डिफेक्टिव से पता लगेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने, उसकी परसेंटेज कितनी, हाउ वी कैन रिड्यूस सेटअप कॉस्ट। वही कि एक सेटअप का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे देखना होगा कि एक सेटअप में मैं कितने यूनिट बना रहा हूँ। सेटअप का मतलब था ऑयलिंग, क्लीनिंग और ग्रीसिंग। एक बार में 100 यूनिट बना रहे हो, तो वो साफ सफाई कर रहे हो, अननेसरी आप ऑपरेटर को बार बार साफ सफाई में लगा रहे हो, जरूरत नहीं है। तो आप 200 या 400 का एक सेटअप रखो, ताकि नंबर ऑफ ऑपरेटर कम हो, ऑयलिंग का खर्चा कम हो, ठीक है। तो ये कहलाएगा मेरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है एक्टिविटी एनालिसिस, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। इस एनालिसिस में, ईबीएम के मॉडल में, एनी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी कॉस्ट। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक्टिविटी और उसका कॉस्ट पूल, एक्टिविटी और उसका कॉस्ट पूल, ठीक है। क्या क्या आइडेंटिफाई करनी, एक्टिविटी और उसका कॉस्ट पूल, ठीक है। मतलब परचेजिंग एक्टिविटी है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कॉस्ट पूल है, ठीक है। सेटअप एक्टिविटी है, कॉस्ट ऑफ सेटअप कॉस्ट पूल है, तो हमें वो एनालाइज करना है। परचेजिंग ऑफ मटेरियल एक्टिविटी है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एक्टिविटी कॉस्ट पूल है, ठीक है। मशीन सेटअप एक्टिविटी है ना, और मशीन सेटअप कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट पूल है, समझ रहे हो। पैकिंग एक्टिविटी है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग एक्टिविटी का कॉस्ट पूल है, तो हमें ये एनालाइज करना है। बात समझ में आ गई, एक्टिविटी एनालाइज करना है उसका कॉस्ट पूल, एक्टिविटी एनालाइज करना उसका कॉस्ट पूल। इनवाइस, कस्टमर प्रोसेस इनवाइस करना एक्टिविटी है, जो मेरे ऑपरेटर लगे हुए हैं उनका खर्चा कॉस्ट पूल है। परचेजिंग एक्टिविटी है, पर कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कॉस्ट पूल है। मशीन सेटअप एक्टिविटी है, उसका खर्चा ऑपरेटर की सैलरी, ऑयलिंग, ग्रीसिंग का खर्चा, ये हमारा कॉस्ट पूल है। तो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं दो में, वैल्यू एडिड, नॉन वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूं और कस्टमर की नजर में भी इंपॉर्टेंस है, कस्टमर उसकी वैल्यू देने को तैयार है। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी कौन सी होती है, जो मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूं बट कस्टमर की निगाह में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा पर्पज होता है वैल्यू एडिड एक्टिविटी को बढ़ाना, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम खत्म करना टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, ठीक है। वैल्यू एडिड एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो जरूरी है प्रोडक्ट को पूरा करने में, प्रोसेस में, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, जो अति आवश्यक है, यानी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग को पूरा करने में। देखिए, हम क्या ध्यान में रखते हैं, क्या ये एक्टिविटी जरूरी है, हाँ, तो वैल्यू एडिड है। क्या ये एक्टिविटी एफिशिएंसी परफॉर्म करती है, तो वैल्यू एडिड है, ठीक है। क्या ये एक्टिविटी कभी तो वैल्यू एडिड है, कभी नहीं, तो ये नॉन वैल्यू एडिड में आ जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल का मूवमेंट स्टोर से फैक्ट्री में हो रहा है, ठीक है, it is value added if it is needed transfer of WIP within the production process। अगर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के WIP के लिए बहुत जरूरी है, तब तो वैल्यू एडिड होगी, अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे। जैसे पॉलिशिंग कर रहे हैं फर्नीचर, तो वो वैल्यू एडिड है, ध्यान से सुना। अगर हम कोई फर्नीचर पॉलिश करके दे रहे हैं, तो कस्टमर कहेगा वाह भी मजा आ गया, पॉलिश फर्नीचर है, ठीक है, तो वो वैल्यू एडिड है। बट अगर हम बात बात करें, जैसे मान लो, अच्छा, नॉन वैल्यू एडिड, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस बट वो कोई वैल्यू एडिड नहीं करती, जैसे मान लो कार है ना, कार के केस में अगर हम जो इनसाइड है, जो मतलब नीचे का हिस्सा है, हम उसको अननेसेसरी एक्स्ट्रा पेंट करके देते हैं, शाइनिंग करके देते हैं, तो कस्टमर कहता है वो तो दिखाई नहीं देता, उसकी क्या जरूरत है, समझ रहे। ऐसी फर्नीचर है, नहीं, फर्नीचर में जो इनसाइड का पार्ट है जो नहीं दिखाई देता, वो पॉलिश कर रहे हो तो वो बेकार है, क्योंकि कस्टमर कहता है वो तो दिखाई देता नहीं, उसको पॉलिश करके क्या फायदा। नहीं, अब बिल्डर एक घर बना रहा है, अब वो घर जो बना रहा है, ठीक है, उसमें मान लो अलमारीज हैं, अलमारीज के पीछे वो बहुत अच्छी टाइलें लगा के दे रहा है, तो कस्टमर कहेगा भाई
क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? नहीं, वो तो दिखाई देनी नहीं है, खाली इसलिए तो आप लगा रहे हो ताकि वो चीप ना आए, तो फिर रफ टाइल लगा देते। ये नॉन वैल्यू एडिड है, यानी जो कस्टमर की निगाह में जरूरी नहीं है, बट मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर पैसा खर्च करता है, तो वो हमारे लिए बेकार है। इन एक्टिविटी में कॉस्ट आती है बट नॉट वैल्यू एडिड टू द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मटेरियल का मूव करना, सेटअप, प्रोडक्शन, बेफालतू में सफाई करना, अननेसेसरी इंस्पेक्शन, इनको कम करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। ठीक बात है भाई। जैसे कार कार के निचले हिस्से में पेंट करना, फर्नीचर के उस पार्ट को पेंट करना जो दिखाई नहीं देता, या हाउस में नहीं बहुत अच्छी हाई क्वालिटी टाइल लगाना, हाई क्वालिटी टाइल्स लगा देना, नहीं जो दिखाई नहीं देता, नहीं बिहाइंड वार्डरोब, तो कस्टमर कहेगा भाई इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, ये वैल्यूडेड है। इंस्पेक्शन टाइम, वेटिंग टाइम, मूविंग टाइम, स्टोरेज टाइम, ये सारी नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी है। प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? जो रॉ मटेरियल मशीन में जाता है, प्रोडक्ट बनता है, वो वाला टाइम। इंस्पेक्शन टाइम का मतलब ये चेक करना कि क्या प्रोडक्ट सही क्वालिटी का है या नहीं, उसमें सारे फीचर्स एक्टिव है या नहीं। वेटिंग टाइम, नहीं कि रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बना लिया, नहीं कटिंग का काम कर दिया, ठीक है, उस पर स्टिचिंग का काम होना बाकी, तो वेट कर रहा है नेसेसरी। ठीक है, मूव टाइम, यानी रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स अननेसेसरी दो ऑपरेशन के बीच में मूव कर रहे हैं, मतलब एक ऑपरेटर यहाँ बैठा है, एक ऑपरेटर यहाँ बैठा है, तो ये ग्राउंड फ्लोर पर, ये फर्स्ट फ्लोर पर, अननेसेसरी ये मूविंग टाइम कहलाएगा, दोनों को आपस में बैठा दो। स्टोरेज टाइम, ठीक है, आप अननेसेसरी रॉ मटेरियल को इकट्ठा परचेज करके स्टोर कर रहे हो, तो स्टोरेज कॉस्ट बेकार जा रही है, तो जस्ट इन टाइम फॉलो करो। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, हमारी तो कॉस्ट खर्च हो रही है बट कस्टमर की निगाह में कोई कीमत नहीं है। तो एक्टिविटी एनालिसिस समझ में आ गई बात कि एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना, उसका कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई करना। जैसे परचेजिंग एक्टिविटी है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कॉस्ट पूल है। इनवाइसिंग प्रोसेस करना एक्टिविटी है, जो ऑपरेटर लगे हुए कॉस्ट, वो कॉस्ट पूल है। डिफेक्टिव आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एक्टिविटी है। कॉस्ट जो उसमें वेस्ट जाती है वो कॉस्ट पूल है। मशीन सेटअप एक्टिविटी है, कॉस्ट ऑफ मशीन सेटअप कॉस्ट पूल है। ठीक है, तो हमारा पर्पस है एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड कौन सी होगी? जो मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूँ, कस्टमर की निगाह में भी जरूरी है। नॉन वैल्यू एडिड, जो मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूँ, कस्टमर कहता है मेरे लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, बेकार है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम हमेशा वैल्यू एडिड होता है, मूविंग टाइम, वेटिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, ये सारी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। या कोई फर्नीचर है, मैं पॉलिश करके दे रहा हूँ, वैल्यू एडिड है, बट उस एरिया में भी मैं पॉलिश करके दे रहा हूँ जो टॉप के नीचे है, दिखाई नहीं देता, तो वो कहता है कस्टमर बेकार है। कार है, जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ इंजन के नीचे का हिस्सा, वो भी मैं अननेसेसरी बहुत शाइनिंग पेंट करके दे रहा हूँ, तो वो नॉर्मल पेंट की आवश्यकता थी। बिल्डर फ्लैट बना के दे रहे हैं, ठीक है, वार्डरोब के पीछे ताकि बस सीपेज ना आए, बहुत अच्छी टाइलें लगा के दे रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी, क्लियर बात, तो हमें इनको कम खत्म करना है। हो गया क्लियर? चलिए तीसरा आते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। हाँ जी, तीसरा आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब भाई हमें एबीएम मॉडल को अप्लाई करना है, तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस हमने समझ लिया, परफॉर्मेंस एनालिसिस, अब उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाहते हैं हम कि भाई परफॉर्मेंस दिखाओ आप, नहीं भाई एक्टिविटी इकट्ठी कर ली, अब उसको एनालाइज कर लिया, ठीक है, अब देखते हैं कि उसमें परफॉर्मेंस कितनी है। मतलब अब यहाँ हमें ये देखना है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, नहीं, अब देखो ध्यान होगा आपको, पैरेटो एनालिसिस वही वाली बात है कि अब सारी एक्टिविटीज को थोड़ा ना मैं एनालाइज करता रहूंगा, तो हम केवल उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो सिग्निफिकेंट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज को आप आइडेंटिफाई कर लो और उन पर फोकस करो। तो सबसे पहला स्टेप हो गया इसमें, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, उस पर फोकस करो। फोकस कैसे करोगे आप? दो तरीकों से, कि भी उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है और उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, कस्टमर की निगाह में कैसा है वो, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो। दूसरा होगा कि मैनेजमेंट उस पर फोकस करेंगे, दो भाषाओं में। किन किन भाषाओं में? कॉस्ट, किन किन भाषाओं में? कॉस्ट और टाइम, मतलब उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है,
और इंडस्ट्री में उस एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, बेंचमार्क बना लोगे, या फिर पिछले पीरियड में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, एक टारगेट बना लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि भाई एक एक्टिविटी की कॉस्ट, यार इंडस्ट्री में तो सेटअप की कॉस्ट 1000 रुपये आनी चाहिए और मेरे सेटअप की कॉस्ट 1200 रुपये आ रही है, इसका मतलब परफॉर्मेंस खराब है। नहीं, और केवल कॉस्ट ही मेरा टारगेट नहीं होगा परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने का, दूसरा क्या होगा, उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कस्टमर अवेयरनेस क्या है। जैसे मेटल परचेज किया तो जीरो डिफेक्टिव, प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कितना यील्ड आया, नहीं भी जो प्रोडक्ट बनाया उसमें कितना यील्ड आया, आपके पास परसेंटेज और डिफेक्टिव कितने आए, नहीं भी कस्टमर अवेयरनेस मतलब कितनी कंप्लेंट आई, तो ये देखोगे आप इसके अंदर। ओके, तो 3 बातें मैंने आपको समझा दी इसके अंदर, क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म 100 ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें से सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की जानी चाहिए। अब इस एनालिसिस में मैनेजमेंट का ध्यान क्या होगा, उन एक्टिविटीज को फोकस करना होगा जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, कैसे, 2 तरीकों से, कैसे, 2 तरीकों से, एक तो कॉस्ट और एक टाइम। यानी एक्टिविटी रेट जो आइडेंटिफाई कर रहा है एबीसी सिस्टम, वो प्राइमा फेसिया यानी प्रथम दृष्टया में क्या दिखाई दे रहा है कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है बेंचमार्क से। बेंचमार्क का मतलब होता है टारगेट जो इंडस्ट्री में आ रही है। ठीक है, कि एक्चुअल रेट कितना है और इंडस्ट्री का रेट कितना है। यानी एक एक्टिविटी जैसे सेटअप कॉस्ट है, भाई इंडस्ट्री में हर कंपनी में एक सेटअप, एक बार मशीन को साफ करोगे तो 1000 रुपए का खर्चा आना चाहिए, हमारी कंपनी में एक बार साफ सफाई करोगे तो 1200 का खर्चा आ रहा है, ये परफॉर्मेंस इंडिकेट करेगा, है ना। ऐसे ही पैकिंग कह सकते हो कि इंडस्ट्री में देखते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री में और लोग जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कॉस्ट 500 रुपए आ रही है, तो हमारे में कॉस्ट कितनी आ रही है, तो कॉस्ट की भाषा में हम उसको एनालाइज करेंगे परफॉर्मेंस। दूसरा टाइम स्पेंड, ठीक है, कि भाई ये जानना जरूरी नहीं है कि कॉस्ट कितनी है ये भी देखेंगे क्वालिटी कितनी है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, साइकिल टाइम, उस एक्टिविटी को पूरा करने में कितना टाइम लगा रहे हो, प्रोडक्टिविटी क्या है, कस्टमर सर्विस कितनी दे रहे हैं, नहीं भी कि एक प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम कितना है और कितना होना चाहिए। ओके, जैसे हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि भाई हम परचेज कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मटेरियल परचेज कर रहे हैं, नहीं, कोई भी हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो इसमें डिफेक्ट कितना हो, जीरो डिफेक्ट हो। अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो जीरो डिफेक्ट हो, नहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज यील्ड हो, नहीं कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर अवेयरनेस की बात करें, नहीं कि कस्टमर कितना अवेयरनेस है, कितने बार ऑर्डर दे रहा है और कितना ऑर्डर दे रहा है, राइट, कितनी कंप्लेंट कर रहा है, तो ये हमारा बेसिस होगा। क्लियर है बात, तो क्या कहना चाहते हैं हम, हाँ जी, परफॉर्मेंस एनालिसिस में परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम सबसे पहली बात क्या करते हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि सभी एक्टिविटी को तो एनालिसिस नहीं कर पाओगे ना, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज, यानी जो हमें लगता है कि जरूरी जरूरी है। ठीक है, इन पर मैनेजमेंट क्या करें, फोकस करें, इन पर मैनेजमेंट फोकस करें। ठीक है, दो पार्ट में, दो एंगल को देखते हुए, एक कॉस्ट को देखते हुए और एक टाइम कंज्यूम को देखते हुए। ठीक है, कॉस्ट का मतलब कि भाई बजटेड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, यानी बेंचमार्क बना लेंगे, इंडस्ट्री में कितनी कॉस्ट आनी आ रही है तो हमारा बेंचमार्क, फिर हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है इससे कंपेयर कर लोगे। ठीक है, दूसरा, केवल कॉस्ट हमारा क्रिटेरिया नहीं होना चाहिए कि टाइम उसमें कितना लग रहा है, यानी उसमें क्वालिटी कितनी है, उस एक्टिविटी की क्वालिटी क्या दे रहे हैं हम। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम कितना दे रहे हैं हम, यानी साइकिल टाइम, ठीक बात है। कस्टमर अवेयरनेस हम कितना दे रहे हैं, यानी कस्टमर की निगाह में वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कस्टमर सर्विस। ये देखेंगे हम, तब हम परफॉर्मेंस
कंपेयर कर पाएंगे, तो ये कहलाएगा एबीएम, तब हम मैनेज कर पाएंगे ना। अब यहाँ क्या देखेंगे हम, तीन चीजें कि भाई कोई मान लो कोई हम परचेज कर रहे हैं, नहीं तो देखेंगे जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। देखो अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो जीरो डिफेक्ट, प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं? तो कितना परसेंटेज यील्ड आ रहा है, कस्टमर अवेयरनेस, कैसे पता लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो कितने ऑर्डर दे रहा है हमारे को, राइट, कितने ऑर्डर दे रहा है, कितनी कंप्लेंट कर रहा है, ये हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर हो जाएगा। ओके, तो परफॉर्मेंस में हमें क्या देखना है कि सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो और उन पर फोकस करो। फोकस एरिया दो होगा, कॉस्ट कितनी आ रही है और उसकी क्वालिटी कितनी है, यानी कॉस्ट एक्चुअल कंपेयर विद द बजट और इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज को परफॉर्मेंस कह दोगे। और समय यानी प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, उसमें क्वालिटी कितनी है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कितना है। तो ये कैसे जज कर पाओगे आप कि भाई परचेज कर रहे हैं तो उसमें कितना डिफेक्टिव, यानी टारगेट रखोगे जीरो डिफेक्टिव, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका कितने परसेंटेज ये डाल रहा है, 100 यूनिट डाले तो कितने बन रहे हैं, कस्टमर अवेयरनेस कितनी है, यानी कस्टमर कितनी बार हमें ऑर्डर दे रहे हैं बार बार, कितनी कंप्लेंट कर रहा है, तो इससे हमें उसकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। ये कहलाएगा एबीएम मॉडल। क्लियर है बेटा, चलिए। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ एबीएम। बिजनेस एप्लीकेशन पूछेगा अगर आपसे, ठीक है, तो मतलब बिजनेस में क्या फायदा होगा, बेसिकली बिजनेस में कैसे इसको अप्लाई करोगे। तो बिजनेस एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहली बात आप कहोगे द गोल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है कि कस्टमर की जरूरत को पूरा करना, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करना। भाई हमारा पर्पस क्या है, एक्टिविटी को एनालाइज करके उसको मैनेज करके कस्टमर सेटिस्फाइड हो, बेसिक पर्पस है कस्टमर सेटिस्फाइड हो, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ज्यादा ऑर्डर आएंगे, कंप्लेंट कम होगी, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा। तो बेसिकली हमारा पर्पस यही है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करें। नहीं, अब कस्टमर क्या चाहता है, परसीड उसकी नीड क्या क्या है, तो उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया और अच्छे फीचर, यही तो है। लो कॉस्ट मिले, हाई क्वालिटी मिले, टाइम से डिलीवरी मिले, है ना, और ऐसा भी ना हो कि भाई मार्केट में तो आउटडेटेड हो गया प्रोडक्ट यानी इनोवेटिव, तो ये कस्टमर चाहता है। तो इस चाहत को पूरा करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एबीएम एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, राइट, कॉस्ट रिडक्शन, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस। ये कहलाएंगे बिजनेस मॉडल। क्या क्या, कॉस्ट रिडक्शन, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस। ओके, तो ये कहलाएगा हमारे पास बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, CABBP, कॉस्ट रिडक्शन, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, उसको परसीव्ड वैल्यू मिले, यानी कस्टमर कब सेटिस्फाइड होगा, तो सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया, नया, यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, चीपर सस्ता मिले, फास्टर डिलीवरी मिले, हाई क्वालिटी मिले और इनोवेटिव प्रोडक्ट मिले। तो इन सबको पूरा करने के लिए एबीएम, इन सबको पूरा करने के लिए, नहीं भी, टू सेटिस्फाई दीज नीड्स एबीएम करंटली बीइंग यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, यानी एबीएम इन एप्लीकेशन को यूज करता है। भाई ठीक है ना, मुझे ये चीज चाहिए तो इसके लिए मुझे कुछ तो साधन चाहिए, ठीक है, तो एबीएम को क्या क्या चाहिए ताकि वो कस्टमर की जरूरत को पूरा करे। ठीक है, क्या क्या चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, सॉरी एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो सबसे पहली बात आती है कॉस्ट रिडक्शन। चलिए, हाँ जी, कॉस्ट रिडक्शन सबसे पहला पार्ट क्या कहते हैं,
एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई कॉस्ट अगेंस्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट किसी भी कंपनी को हेल्प करता है कि ये जानने में कि उस एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, और फिर हम अवसर ढूंढते हैं ताकि हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और एलिमिनेट कर सकें उस एक्टिविटी को जो कोई वैल्यू एडेड नहीं करती। Particularly useful in identifying and quantifying process waste and providing basis for continuous process improvement through continuous cost reduction। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये जानने में कि इस एक्टिविटी की कॉस्ट इतनी है, और जो एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड है, जो एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड है, यानी जो हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं कस्टमर देने को तैयार नहीं है, उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये कहलाएगा हमारा कॉस्ट रिडक्शन। ये बात समझ में आ गई इतनी? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पर? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, इसका बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, इसका बिजनेस मॉडल, इसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसका एम क्या होता है? बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? राइट, टू सेटिस्फाई द कस्टमर। इसका मेन पर्पस होता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, यानी कस्टमर की जरूरत को पूरा करना, नहीं, टू फुलफिल कस्टमर नीड, कस्टमर की जरूरतों को पूरा करना। अब कस्टमर की जरूरत क्या होती है? हमारा एबीएम का पर्पस है कस्टमर सेटिस्फाइड हो तभी बिजनेस चलेगा। कस्टमर की नीड क्या होती है? सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया, नहीं, लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, टाइम से मिले, ऑन टाइम डिलीवरी, और ये नहीं कि आउटडेटेड मिले, इनोवेटिव मिले। ये कस्टमर की आवश्यकताएं होती है, इसको पूरा करना एबीएम का प्राथमिक प्रथम उद्देश्य है। तो इसको पूरा करने के लिए टू सेटिस्फाई यानी टू फुलफिल अबव नीड, ठीक है। एबीएम फॉलो, हाँ जी, क्या क्या फॉलो करता है? कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ओके, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहली बात आती है कॉस्ट रिडक्शन। सबसे पहली बात किसकी आती है? हमारी कॉस्ट रिडक्शन की। हाँ जी, तो हम ये कहेंगे कि एबीएम हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू नो द कॉस्ट, टू नो द कॉस्ट की कॉस्ट कितनी है। एबीएम ये हेल्प करता है कि भाई एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, राइट, और फिर एबीएम हेल्प करेगा कि भाई जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हैं इनको एलिमिनेट किया जाए, इनको एलिमिनेट किया जाए, राइट। एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सी होती है? जो हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं, कस्टमर देने को तैयार नहीं है। जैसे कोई भी आप फर्नीचर है वहां पर पॉलिशिंग करके दे रहे हो जो दिखाई नहीं देती जगह, है ना। कार है जो इंजन के पास के नीचे की जगह है उसको उस पर अननेसेसरी आप पेंट कर रहे हो, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी स्टोरेज कॉस्ट एक्सेट्रा, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो बेकार की कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट, तो वो हमें एलिमिनेट करनी होती है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, और ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, ठीक है, ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके। तो इसको अगर फॉलो करेगा एबीएम तो कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है एक्टिविटी बेस्ड बजट। हाँ जी, दूसरा पार्ट है एक्टिविटी बेस्ड बजट। देखो एबीएम
का मतलब यही है ना, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, कस्टमर की जरूरत को पूरा करो। वो क्या चाहता है? सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया। तो उसके लिए एबीएम ने क्या कहा है कि पहले कॉस्ट रिडक्शन, कि मैं कॉस्ट रिडक्शन करूंगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी वो वैल्यू, वो एक्टिविटी जो कस्टमर को चाहिए, है ना। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड बजट, मतलब मैं क्या करूंगा, पहले ये देख लूंगा मुझे कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसमें कितने रिसोर्स लगेंगे, ठीक है, और फिर एक्चुअल रिसोर्स कंपेयर कर लूंगा ताकि डिस्क्रिपेंसी पता लगे। तो जितनी मेरी डिस्क्रिपेंसीज कम होंगी, है ना, मैं उन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाऊंगा। ये एबीबी कहलाएगा। ही नहीं, मुझे देखना होगा कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटी करूंगा, कितनी क्वांटिटी, और उसमें कितना खर्चा आएगा। तीन बातें हो गई कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वांट टू डू, कितनी क्वांटिटी में करना है, और उसमें कितना खर्चा आएगा। तो ये कहलाएगा मेरा बजट। बात समझ में आ गई? बजट का मतलब शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, अच्छा एक मिनट, इसको एक बार रीड करवा देता हूँ। क्या है? रिसोर्स इनपुट और हर एक्टिविटी में कितना खर्चा आएगा और कितना रिसोर्स इनपुट लगेगा। ये फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क का मतलब समझ में, जैसे फोटो के आगे फ्रेमवर्क होता है, एक पैमाना देता है, ये बाउंड्री लाइन दे देता है, ठीक है। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग विद द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है और उसमें कितने रिसोर्स लगेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कितने रिसोर्स उसमें लगेंगे। फिर एक्चुअल रिजल्ट का मतलब रिसोर्स जो लगे उसको कंपेयर कर लो बजट से, ताकि तो मतलब फाइनेंशियल में भी और नॉन फाइनेंशियल में भी। फाइनेंशियल का मतलब कितना पैसा लगा, नॉन फाइनेंशियल का कितने रिसोर्स, कितने लेबर लगे, कितने सुपरवाइजर लगे, ठीक है। विद मेजर डिस्क्रिपेंसीज, मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ताकि हम उनको रिड्यूस कर पाए। पोटेंशियल रिडक्शन का मतलब ये होगा कि भाई किसी एक एक्टिविटी में हमें रिसोर्स चाहिए ज्यादा और मेरे पास कम है, और दूसरी एक्टिविटी में रिसोर्स कम चाहिए ज्यादा चाहिए, तो मैं उनको आपस में शिफ्ट कर पाऊं। ओके, ये कहना चाह रहे हैं। ये प्लानिंग, ये कह रहा है प्लान करो, कंट्रोल करो, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मतलब आपस में शिफ्ट कर पाओ। ओके, अब तीन काम इसके अंदर आते हैं। क्या क्या? क्या काम करना है, कितना करना है, और उसमें कितना खर्चा। ओके, तो क्या कहोगे आप? बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड बजट। नहीं, इसका मतलब ये होगा, ठीक है भाई, एबीएम में मुझे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो उसमें दूसरा बिजनेस मॉडल आ जाएगा, इसका हम सहारा लेंगे। नहीं, कि बजट बना लो, इसमें हम बजट बना लेंगे। नहीं, क्या कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, बजटेड एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी मुझे करनी है। ओके, व्हाट एक्टिविटीज वी वुड लाइक टू परफॉर्म, और उसमें कितने रिसोर्सेज लगेंगे, और उसमें कितने रिसोर्सेज लगेंगे। ओके, अच्छा, फिर हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी करी और उसमें कितने रिसोर्स लगे। ओके, और फिर ये डिस्क्रिपेंसीज देखेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, और फिर इसको हम मैनेज करेंगे, यानी प्लान करेंगे। फिर हम इसमें प्लानिंग करेंगे एंड कंट्रोलिंग। इसका क्या मतलब होगा कि मान लो ए डिपार्टमेंट है, ठीक है, हमने बजट बना लिया था, और ये किसके रिस्पेक्ट में, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, कि भाई हमारे 100 लेबर लगेंगे, ठीक है। एक्चुअल में हमने देखा कि यहां पर हमें 120 लेबर की आवश्यकता है। बी डिपार्टमेंट में हमने देखा कि 200 लेबर चाहिए, ठीक है। वहां पर मेरे पास एक्चुअल में 180 लेबर। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के लेबर हम यहाँ पर शिफ्ट कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। ये कहलाएगा बजट। तो इसका मतलब हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या हमें काम करना है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, कौन सा काम करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, और उसमें कितना खर्चा आएगा, ये देखना। ये कहलाएगा बजट। बजट समझ में आगे बात, कि आप पहले से अनुमान लगाओगे, एक्सपेक्ट करोगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें कितने रिसोर्स कंज्यूम होंगे, ठीक है।
और फिर देखोगे कितने रिसोर्स कंज्यूम हुए, फिर डिस्क्रिपेंसीज देखोगे ताकि हम कंट्रोल कर पाए। तो इसमें 3 बातें मेन आ गई कि कौन-कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, उसमें कितना खर्चा आएगा। प्लानिंग का मतलब होगा कि अगर कहीं सरप्लस रिसोर्स है, तो जहाँ पर डेफिसिट है, वहाँ पर हम शिफ्ट कर पाएँ। ये कहलाएगा एक्टिविटी बेस्ड बजट। क्लियर बात है? चलिए, अब तीसरे पर आते हैं हम। चलिए, अगला आता है देखो, बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। एबीएम का पर्पज़ है कस्टमर को सैटिस्फाई करना, है ना? तो ये जो टूल है हमारे पास, है ना? ये जो बिज़नेस मॉडल है, क्या कहना चाहता है कि भई अभी हम बिज़नेस प्रोसेस किस तरीके से कर रहे हैं। देखो अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? कस्टमर सैटिस्फाइड हो, उसकी ज़रूरत को पूरा करना। कॉस्ट रिडक्शन का पार्ट समझ लिया आपने, एक्टिविटी बेस्ड बजट समझ लिया। अब है कि री-इंजीनियरिंग। री-इंजीनियरिंग का मतलब अभी अपने प्रोसेस को कैसे कर रहे हो, अपने काम को कैसे कर रहे हो, उसको रीस्ट्रक्चर करना, रीथिंकिंग करना, मतलब उसमें ड्रास्टिकली चेंज करना, ड्रामेटिकली। ठीक है? बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग बिजनेस प्रोसेस एक्जिस्टिंग, ठीक है, और उसमें सब्सटेंशियल चेंज करना कि हम हाउ ऑर्गेनाइजेशन करंटली ऑपरेट। क्लियर बात? यानी करंट बिजनेस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से बदल देना। ओके, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट यहाँ पावरफुल टूल है ये मेजर करने के लिए कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, कि आउटपुट कॉस्ट क्या है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें होंगी। अब कैसे ये लिंक करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को, बहुत ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, है ना भाई, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का मतलब है कि हम अपने प्रोसेस को रिस्ट्रक्चर करें, हम अपने प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करें, ड्रामेटिकली चेंज करें, रेडिकल चेंज करें। ठीक है, जैसे हम बात करें, मतलब एबीएम यहाँ एक टूल है, लिंक करता है सेट ऑफ एक्टिविटीज को कि मुझे मेटेरियल परचेज करना है, तो पहले परचेज ऑर्डर आएगा, तो मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आएगा, वो प्रोडक्शन को भेजेंगे, प्रोडक्शन वाले फिर ये कहेंगे स्टोर्स वालों को कि भी इतना मटेरियल हमें चाहिए, स्टोर्स वाले कहेंगे इतना मटेरियल आप खरीदो। तो सबसे पहले क्या आएगा? परचेज ऑर्डर, नहीं, सबसे पहले क्या आएगा? परचेज रिक्वेस्ट, कितना खरीदो। और फिर हाँ, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर ढूंढेगा कि भाई अच्छा कौन कौन से सप्लायर हैं, ठीक है, फिर परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, उनको ऑर्डर मेल करेगा, नहीं, और फिर परफॉर्म करेगा, यानी फॉलो अप करता जाएगा, नहीं। तो ये जो सिंपल प्रोसेस हो गया, इसमें क्या है? टाइम लगेगा। अब ये हम क्या करें, री इंजीनियरिंग में हम क्या करें कि नहीं सर, एक काम करो, सप्लायर को आप अपना प्रोडक्शन शेड्यूल दे दो, सप्लायर को अपना प्रोडक्शन शेड्यूल दे दो, भाई ये मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल है, मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको हर बार रिक्वेस्ट या हर बार ऑर्डर नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल चेक कर लो, समझ लो, एनालाइज कर लो, और जब जब मुझे जरूरत होगी तब तक मुझे रॉ मटेरियल भेज दो। तो इससे क्या होगा? टाइम कम लगेगा, अननेसेसरी एक्टिविटीज हमारी बचेंगी। क्लियर पार्ट? ये कहना चाहते हैं। ओके, तो देखो क्या इसका शॉर्ट फॉर्म अगर मैं समझाऊं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, नहीं भी, ठीक है, यानी रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, रीस्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो भी मेरा प्रोसेस चल रहा है उसको चेंज कर देना, नहीं। तो जो हमारा एबीएम है वो एक इंपॉर्टेंट टूल कहलाता है, कैसे लिंक कर देता है सेट ऑफ एक्टिविटीज को, सेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज को लिंक कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि परचेज करना है मुझे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये मेरा एक बिजनेस प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली परचेज रिक्वेस्ट लेते हैं, सबसे पहले हम परचेज रिक्वेस्ट लेते हैं, और फिर सप्लायर सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये वाला हमें ऑर्डर दे देगा, नहीं, और फिर हम इसको परचेज ऑर्डर बनाते हैं, नहीं, फिर इसको मेल करते हैं, फिर हम इनको मेल करते हैं, नहीं, और फिर हम रिसीव करते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस है। अब इसमें क्या डिफरेंट एक्टिविटीज को कम करना, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन शेड्यूल तैयार कर लेंगे, हम प्रोडक्शन शेड्यूल तैयार कर लेंगे, नहीं,
और ये भेज देंगे हम किसको, सप्लायर को, कि भाई ये मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल है, ये समझ ले अच्छे तरह से मुझे कब कब मटेरियल चाहिए। ठीक है, हम ऑर्डर बार बार आपको नहीं देंगे, ठीक है? और हम उससे एग्रीमेंट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएंगी बेकार की एक्टिविटी। ओके, टाइम कम लगेगा। तो ये कहलाएगा हमारा बिजनेस प्रोसेस रीजन। तो ये हमारा एबीएम करके देता है, ये कहलाता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस। और ये नाउ चेंज, री इंजीनियरिंग करने के बाद। ओके, तो इसमें ड्रामेटिकली चेंज होता है, रेडिकल चेंज आता है। ओके, ये ध्यान रखना। क्लियर हो क्या पार्ट? तो ये कहलाता है हमारा एबीएम इन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ओके, चलिए। हाँ जी, हो गया। अच्छा, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि हर बार जब हम सप्लायर सिलेक्ट करते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है ना? जब आप हर बार सप्लायर सिलेक्ट करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन डिले होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में दिक्कत होगी। यहाँ वो नहीं होता, यहाँ पर हर बार आपको सप्लायर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे। नहीं तो हम कहेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि सप्लायर सिलेक्शन में टाइम लगेगा, सप्लायर सिलेक्शन में टाइम लगेगा, हर बार आपको सप्लायर सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं टाइम कंज्यूमिंग होगा। नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस आपका डिले हो जाएगा, में डिले। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं हमारे कि वो अचीव नहीं हो पाएंगे, वो भी डिले हो जाएंगे। अगर हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर देंगे, right, तो क्या होगा, सप्लायर सिलेक्शन में टाइम नहीं लगेगा, सप्लायर सिलेक्शन में आपका टाइम नहीं लगेगा, प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाओगे। ओके, ये फायदा होगा। क्लियर बेटा? चलिए, अगला आता है हमारे पास बेंचमार्किंग। अगला आता है हमारे पास बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में हम क्या कहते हैं, सिंपल, कि भाई हम अपने प्रोडक्ट प्रोसेस को दूसरे इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करते हैं कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पर वो बेस्ट है। तो एबीएम आपको हर एक्टिविटी को कंपेयर करके दिखाता है कि भाई इंडस्ट्री में जो बेस्ट एक्टिविटीज हैं उससे आप कंपेयर करो, यानी कंपैरिजन ऑफ आवर एक्टिविटीज with the best practice of with the best practice in the industry, राइट? और ये जो कंपैरिजन होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, राइट? और इसमें जो भी डेविएशंस होती हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं और ट्राई करते रहते हैं उसको इम्प्रूव करने की, ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, क्लियर पार्ट? चलिए, अगला है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये मैं अभी भी कर ली, तो वही पार्ट है कि हम अपनी एक्टिविटीज को इवेल्युएट करते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज को इवेल्युएट करते हैं कि भाई हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है, किसमें, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, राइट? क्वालिटी, मतलब दो एरिया में, ना कि केवल कॉस्ट बल्कि क्वालिटी परफॉर्मेंस। हर एक्टिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो एबीएम उन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेता है जो सिग्निफिकेंट होती है, उस पर फोकस करता है, right? किस किस एरिया में फोकस करता है, कॉस्ट और टाइम, कि हम कॉस्ट कंपेयर करते हैं, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर देखते हैं टाइम, प्रोसेसिंग टाइम और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कि हमारा टाइम कितना लग रहा है, हम कितने डिलीवरी दे पा रहे हैं उसको, हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड हो पा रहा है, यानी जैसे परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितना ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी वो ऑर्डर कितने दे रहा है और कितने उसकी कंप्लेंट आ रही है, ये जो अभी प्रोसेस बताया था वही तो सेम है सारा, यहाँ वही आएगा परफॉर्मेंस। हाँ जी, अगला है, हाँ जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट।
परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ओके, ये वही पार्ट है जो अभी बताया था कि हम सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लें, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, और उन्हीं पर फोकस करें, और उन्हीं पर फोकस करें, ठीक है, और दो एरिया में फोकस करें, कॉस्ट एज वेल एज टाइम, कॉस्ट एज वेल एज टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, कि हमारी कॉस्ट कितने आ रही है और इंडस्ट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। टाइम में क्या देखेंगे हम कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम कितना आ रहा है, हमारी कॉस्ट कितने आ रही है, टाइम कितना लग रहा है, क्वालिटी कितनी है, इनोवेटिव कितना है, ये आप चेक कर लो। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप चेक करोगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या देखोगे कि 0%, जीरो डिफेक्टिव होना चाहिए, सही है। प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें आप क्या देखोगे, परसेंटेज ऑफ यील्ड, कस्टमर अवेयरनेस, इसमें आप क्या देखोगे कि कस्टमर के ऑर्डर कितने आ रहे हैं मेरे पास बार बार, उसकी कंप्लेंट कितनी है, तो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर हो गया, बेसिकली क्वालिटी फैक्टर है। चलिए, तो एबीएम का बिजनेस मॉडल हो गया, क्या क्या, कॉस्ट रिडक्शन, एक्टिविटी बेस बजट, हाँ जी, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेकर आए, कॉस्ट को रिड्यूस करें, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को कम करें। एबीबी का मतलब हम एक्टिविटीज बजट बना लें कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसमें कितने रिसोर्स लगेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, कितने कॉस्ट लगेगी, फिर एक्सेल से कंपेयर कर ले, डिस्क्रिपेंसीज नोट करें। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसका मतलब हो कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को चेंज करें और उसमें री इंजीनियरिंग करें, ड्रामेटिकली ड्रास्टिकली रेडिकल चेंज करें। जैसे परचेज करें रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर आपके पास आ रहा है, इतना मटेरियल परचेज करना है, फिर आप सप्लायर सिलेक्ट कर रहे हो और फिर उसको ऑर्डर प्रोसेस, ऑर्डर मेल ऑर्डर बना, परचेज ऑर्डर बना रहे हो, फिर मेल कर रहे हो और फिर डिलीवरी ले रहे हो, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है नेसेसरी, इसमें प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें खत्म करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके। कैसे कि हम सप्लायर को अपना प्रोडक्शन शेड्यूल दे दें कि जितना मटेरियल जब चाहिए हमें उतना सब भेज दे, राइट। इससे क्या होगा कि हमें बार बार सप्लायर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। बेंचमार्किंग, हम अपनी एक्टिविटीज को इंडस्ट्री की एक्टिविटीज से कंपेयर करेंगे और डेविएशन नोट करेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि हम सारी एक्टिविटीज को फोकस नहीं कर पाएंगे, सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज को फोकस कर देंगे दो एरिया में, कॉस्ट और क्वालिटी, कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और दूसरे की कॉस्ट कितनी आ रही है, और क्वालिटी हमारे पास हम कितनी कॉस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, कितनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस दे रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी है। ओके, जैसे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो उसमें हम ये देखेंगे कि डिफेक्टिव यानी जीरो डिफेक्टिव होना चाहिए टारगेट, प्रोडक्शन कितने यील्ड आ रहे हैं, कस्टमर अवेयरनेस कितना वो ऑर्डर दे रहा है, कितने कंप्लेंट दे रहे हैं, ये कहलाया हमारा बिजनेस मॉडल। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए, हाँ जी, अगला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीएम। कैसे, आप ध्यान सुनो भाई, समझ लिया एबीएम ये ऐसे ऐसे करना है, लागू कैसे करोगे इसको समझने का फायदा क्या जब तक आप कंपनी में लागू नहीं कर पाओगे। तो वो पूछ रहा है हाउ इट इम्प्लीमेंट एबीएम इन द कंपनी, तो कैसे लागू करोगे। देखो किस स्टेप बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिसाइड करेंगे व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। सबसे पहले देखोगे कि भी आपका कंसर्न क्या है, आपकी समस्या क्या है। भाई डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर पूछता ना भाई ठीक है मैं कर दूंगा ठीक, पर सबसे पहले अब इतनी सारी बीमारियां हैं तो मेन पहले बताओ जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन देखूंगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो कंपनी में भी हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या है, नहीं सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसमें आ रही है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा इशू है
जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में दिक्कत कर रहा है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, आगे क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? तो सबसे पहली बात क्या हो गई, कौन सा इंपॉर्टेंट इश्यूज है ये कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, क्या कस्टमर को डिलीवरी टाइम से नहीं दे पा रहे, क्या कस्टमर की कंप्लेन हैंडल नहीं कर पा रहे, मतलब कहाँ कमी आ रही है। राइट, देखिए आपके जो प्रोसेसिंग ऑर्डर वाले हैं वो अनट्रेन हैं, वो ऑर्डर वो डिले में प्रोसेस करते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट ही ठीक से नहीं हैंडल कर पाते, क्या इश्यूज है। ठीक है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन देखना, सबसे पहले ये देखो, फिर टॉप मैनेजमेंट पर आ जाओ कि जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा बाकी सब चीजें बेकार है। क्योंकि जब आप सिस्टम चेंज करने की बात करोगे, इम्प्रूव, अब जैसे मान लो आपका स्टाफ है जो कस्टमर को टैकल कर रहे हैं, अगर वो अनट्रेंड है तो उनको ट्रेनिंग देनी है या रिप्लेस करना है तो खर्चा आएगा। तो टॉप मैनेजमेंट इसके लिए तैयार होना चाहिए, यानी टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एज ए टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, उनकी सपोर्ट अति आवश्यक है। ठीक है, उनसे हाँ करवानी जरूरी है। भाई घर में कोई भी नया काम कराना तो पेरेंट्स की सहमति जरूरी होती है ना, नहीं तो उनकी सहमति के बगैर कैसे करोगे। इनकॉर्पोरेट एबीसी मेथड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो कि भाई इस ये रेंट का खर्चा इतना, सेटअप का खर्चा इतना, पैकिंग का खर्चा इतना, डिलीवरी का इतना, स्टोरेज का इतना, तो उसमें एबीसी को फॉलो करो। एबीसी को फॉलो करने से क्या होगा, हर एक्टिविटी की कॉस्ट अलग अलग आ जाएगी। एक बात, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक है इशू, उसको, उसकी इंफॉर्मेशन, फिर मैनेजमेंट का सपोर्ट लेना, फिर उसमें एबीसी इंकॉर्पोरेट करना, क्योंकि जब तक एबीसी ना होगा तो सारे खर्चे सिंगल हेड से बटेंगे। फिर इफ ध्यान से सुना, इंटीग्रेटिंग एबीसी इनटू द मेन कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम इज नॉट फिजिबल, तो एबीसी को अलग से, भाई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है मेरा उसी में एबीसी को घुसाओ। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में मैं नहीं ले पा रहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, तो फिर इसको अलग से इनकॉर्पोरेट कर दो। इसका मतलब यह है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम है कि भाई कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, वो अकाउंटेंट मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, वो कहता है कि मुझे एबीसी में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इसी में एबीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, तो अलग से इनकॉर्पोरेट कर दो। दे आर नॉट सो कॉम्पिटेंट, तो फिर अलग से टीम बना के कर दो। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड इजीली सपोर्ट इनपुट रिक्वायरमेंट, जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि इनपुट को सपोर्ट कर पाए। ऐसे नहीं कि आपका सिस्टम सपोर्ट ही ना कर पाए इनपुट को। ठीक है, implementation team implementation team should be represented by the people who will be actual user of ABM। मतलब जो टीम आप बना रहे हो कि भाई एबीएम की टीम बना रहे हो, ठीक है, वो व्यक्ति होने चाहिए जो एक्चुअल यूजर्स हो, जो एबीएम को समझते हो, जो हर एक्टिविटी में बजट बना सके, एक्चुअल से कंपेयर कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस करने में सहायक हो, जिनको बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग की नॉलेज हो, जो बेंचमार्किंग जानते हो, यानी वो मतलब वो टीम क्वालिफाइड होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। और फिर इंप्लीमेंट कर दो, नहीं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो। इंप्लीमेंट करने का फाइनल स्टेप ये चेक कर लो। ठीक है, तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे, सबसे पहले आप सिंपल प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करोगे। हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि भैया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, नहीं, उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। ठीक है, तो सारे इश्यूज तो इकट्ठे नहीं कर सकते ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको परेशान कर रहा है। फिर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लोगे, उनसे हाँ भरवाओगे कि भाई आप तैयार हो ना सब काम करने के लिए। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लोगे कि भाई आप उनसे हाँ भरवाओगे कि आर यू रेडी टू दिस। ठीक है, फिर एबीसी इंकॉर्पोरेट करोगे आप, एबीसी इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे, मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, और अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं हो पाए, यानी एग्जिस्टिंग कॉस्ट रिपोर्टिंग में ना हो पाए, अगर एबीसी पॉसिबल ना हो पाए, नहीं, तो इसके लिए फिर आप सेपरेट सिस्टम बना लो, यानी सेपरेट रिपोर्टिंग सिस्टम बना लो। राइट,
इसके लिए आप सेपरेट रिपोर्टिंग सिस्टम बना दो, ठीक है। और एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है आपका कंपनी का, रिपोर्टिंग नहीं, ये सपोर्ट करना चाहिए, ये सपोर्ट करना चाहिए, ओके। और जो एबीएम की आपकी टीम होगी, जो एबीएम की आपकी टीम होगी, ओके, वो टीम कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ओके। और फिर इसको इम्प्लीमेंट करो फाइनली। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कौन कौन से इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट, उनको लो, फिर मैनेजमेंट का साथ लो, फिर एबीसी इनकॉर्पोरेट करो। एग्जिस्टिंग कॉस्ट रिपोर्टिंग में अगर एबीसी नहीं लग पाता है कि भाई हर इंफॉर्मेशन में एक्टिविटी के हिसाब से नहीं ले पा रहा, मेरा प्रेजेंट सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो अभी इस तरह से मैंने तो अलग से बना लो एबीसी सिस्टम, ठीक है। और पर जो ऑलरेडी मेरा मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है वो एबीसी को सपोर्ट करना चाहिए, और एबीएम में जो टीम बनाओगे वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, एबीएम अप्लाई कर दोगे, मेरे पास ये हमारी इंप्लीमेंटेशन कहलाएगी, राइट भाई। आता है बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। फायदे क्या हैं? तब जब मैनेज करोगे ना, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट बताया था कि क्वालिटी इंप्रूव करो, इंप्रूव ना हो पाए तो ऐसा तो करो कि कम ना हो पाए मेंटेन करो। कॉस्ट मैनेजमेंट का भी वही पर्पज है कि कॉस्ट कम करें, कम ना हो पाए तो बढ़ने ना पाए, यानी कॉस्ट रिडक्शन के लिए ये सही बेस देता है कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम करें, खत्म करें, है ना। तो कॉस्ट रिडक्शन का सही बेस देता है, नहीं? और दूसरा, एक्टिविटी बेस्ड बजट को कैसे अप्लाई करें भाई। एक्टिविटी बेस्ड बजट में क्या कहते हैं कि पहले बजट बना लो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसमें कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, और फिर कितने रिसोर्स मैंने लगाए, डिस्क्रिपेंसीज, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो इसका मतलब यही तो एबीएम है। एबीएम आपको एक तो कॉस्ट रिडक्शन का आधार देगा, एक्टिविटी बेस्ड बजट को कैसे अप्लाई करें ये आधार दे देगा, और बिजनेस प्रोसेसिंग में कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग दे देगा। कि भाई प्रोसेस कर रहे हो, कोई मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो पहले परचेज रिक्वेस्ट आ रही है, फिर परचेज ऑर्डर बना रहे हो, फिर सेलेक्ट सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको मेल कर रहे हो, फिर इनवाइस दे रहे हो, डिलीवरी ले रहे हो, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर अब आप नहीं इसको बदल रहे हो कि आप कह रहे हो कि भाई परचेज प्रोडक्शन का शेड्यूल मैं सप्लायर के दे दूंगा, उस हिसाब से मेटेरियल भेजेगा ताकि मेरे गोल्स जल्दी अचीव हो। तो ये जो कॉस्ट आएगी, एबीएम आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट बता देगा कितनी आएगी, एक्सलेंट बेस देगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और फिर वेस्ट को कम करेगा ये, यानी जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, यानी अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, वेटिंग टाइम, अननेसेसरी जो वेटिंग टाइम है, इंस्पेक्शन टाइम है, मूविंग टाइम, इनको कम करेगा, ताकि सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन को हटाएगा। क्या होते हैं कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है कि बेहतर, सब ऑप्टिमल जो बेहतर ना हो, सब ऑप्टिमल, ठीक है। तो क्या क्या फायदे हैं एबीएम के? कॉस्ट रिडक्शन का बेस देगा, एबीबी को कैसे फॉलो करना है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आएगी बिजनेस की, राइट, इम्प्लीमेंटेशन देगा ना एबीबी की, और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आएगी हमारी, ये सही रास्ता बताएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करेगा, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, एबीएम के क्या क्या फायदे होंगे हमारे पास, क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कि हम कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करें, कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस करें, इसका एक्सेलेंट बेस देगा, नहीं, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग को इसका एक्सेलेंट बेस देगा, इसका एक्सेलेंट बेस देगा। एबीबी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ओके, ये भाई हमें हर एक्टिविटी का बजट कैसे बनाना है, और प्रोसेसिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, इसका सही बेस देगा, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ओके। और जो अननेसेसरी वेस्ट हैं उनको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे, हम एलिमिनेट हो जाएंगे, यही तो, वेस्ट कम होगा,
ठीक है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हमारी कम हो जाएंगी, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है वो हमारी कम हो जाएंगी। इससे क्या होगा, रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, हमारे जो रिसोर्स हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, यानी सब ऑप्टिमल को अवॉइड करेगा। भाई जो अननेसेसरी जो मूवमेंट है, इंस्पेक्शन है, जो हमारा इंस्पेक्शन है, एक मूविंग है, वेटिंग टाइम है, इनको कम करेगा। कि जब आपका इंस्पेक्शन, भाई जो आपके इंस्पेक्टर ऑन बेकार में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो जब ये कम हो जाएंगे तो अपने आप आपके ऑपरेटर खाली हो जाएंगे, आपके सुपरवाइजर खाली हो जाएंगे, उनको कहीं और काम पे लगा सकते हो, तो रिसोर्स आपके यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ये सारे फायदे होंगे एबीएम। क्लियर पार्ट बताओ। हाँ जी, अगला है डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एबीएम। ध्यान से सुनना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में क्या फर्क है, बहुत ध्यान से देखो। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में सारे खर्चे बांटते थे, प्रोडक्ट पर जाते थे सिंगल रिकवरी रेट से। अब उसमें क्या दिक्कत थी कि सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि कोई प्रोडक्ट एक्टिविटी कंज्यूम नहीं कर रहा, अब क्योंकि खर्चों में तो सब जोड़ लिए और लेबर आवर्स के हिसाब से बांट दिए, तो खर्चों में तो वो भी उस प्रोडक्ट में भी आ गया। जैसे मान लो सेटअप का खर्चा है, पैकिंग का है, सबने जोड़ दिया और लेबर आवर्स पर बांट दिया। अब ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, ए में तो कोई पैकिंग हो ही नहीं रही, ए में तो कोई सेटअप हो ही नहीं रहा, तो ए भी उस खर्चे को एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि लेबर आवर बेसिस है। तो उससे कॉस्ट हमारी अननेसेसरी ज्यादा आ जाती है, एक ही दूसरे की कम हो जाती है, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट गलत आ जाती थी। तो उसको ठीक करने के लिए हमने एबीसी फॉलो किया कि भाई जो प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटी कंज्यूम करेगा उस पर ज्यादा बर्डन, जो प्रोडक्ट कम एक्टिविटी कंज्यूम करेगा उस पर उस एक्टिविटी का बर्डन कम। तो एबीसी क्या देगा, प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन देगा, डिटरमाइन करेगा कि भाई मेरी एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है और उस एक्टिविटी को कितना कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। एबीसी सिर्फ आपको ये देगा कैलकुलेट करके, क्या देगा, कॉस्ट डिटरमाइन करके देगा एक्टिविटी की और आउटपुट की। क्लियर बात, बस क्या कॉस्ट कैलकुलेट देगा कि भाई ये लो ये मेरी कॉस्ट आ रही है, यानी क्लैरिकल वर्क देगा, इसका मतलब जस्ट ये क्लैरिकल वर्क देगा, नहीं, ताकि ट्रू कॉस्ट आ सके। ठीक है, और इसी को बोलते हैं लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जिस एक्टिविटी सॉरी जिस प्रोडक्ट में ज्यादा एक्टिविटी, वहां उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन ज्यादा, रिसोर्स कंज्यूम के हिसाब से, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि सिंगल रिकवरी रेट। ठीक है, एबीसी का पर्पस क्या है, कॉस्ट डाटा को इंप्रूव करना ताकि हम मैनेज कर सके। तो एबीसी का पर्पस समझ में आ गया, एबीसी क्या है कि लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट, जस्ट ए क्लरिकल वर्क, हर एक्टिविटी की कॉस्ट कैलकुलेट करना और उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। क्लियर पार्ट, ये मेन पर्पस है एबीसी का। अब एबीएम लॉ बे लॉ कॉस्ट आ गई, अब ये देखेंगे कि किसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है उसको कम करना, यानी ये मैनेजमेंट फिलॉसफी है, ये मैनेजमेंट फिलॉसफी है। ठीक है, प्लान करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं और मेजर करते हैं। पहले प्लान करते हैं, अच्छा इस एक्टिविटी को मुझे कम करना है, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर मेजर करते हैं कि हुआ नहीं हुआ। तीन चीजें, प्लान, एग्जीक्यूट और मेजरमेंट। मतलब जैसे एक सेटअप का खर्चा मेरा 1000 रुपए आ रहा है, नहीं, और एक सेटअप में मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ, 10,000 यूनिट है मेरे। तो अब अगर मैंने प्लान कर लिया, मैनेज कर लिया, ये तो एबीसी देगा आपको, ये एबीसी देगा। अब मैंने मैनेज कर लिया, नहीं भाई अब एक सेटअप में मैं 200 यूनिट बनाऊंगा, तो 10,000 के लिए मुझे 50 सेटअप चाहिए, पहले 100 सेटअप चाहिए थे, अब 50 सेटअप, तो खर्चा कम हो जाएगा। तो ये प्लान करना, फिर एग्जीक्यूट करना और फिर मेजर करना, तो ये मैनेजमेंट फिलॉसफी कहलाती है। क्लियर पार्ट, एबीएम ब्रॉडर कंसेप्ट हुआ कि एक्टिविटी की परफॉर्मेंस देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कितनी परफॉर्म कर रही है, यानी जो एक्टिविटी बेकार परफॉर्म कर रही है, यानी अननेसेसरी इंस्पेक्शन हो रहा है, अननेसेसरी सेटअप हो रहा है, अननेसेसरी पैकिंग हो रही है, उनको कम करना ताकि मैं कॉस्ट कम कर सकूं। कॉस्ट कम करूंगा तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा। ठीक है, यानी ये कॉस्ट मैनेजमेंट है, यानी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। चलिए पार्ट बी। तो एबीएम क्या है, एबीसी के डाटा को यूज करता है और मैनेज करता है कॉस्ट को, एबीसी जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
एबीसी क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम शॉर्ट में इस भाषा को समझेंगे, ठीक है, एबीसी आपको क्या देता है? बेसिकली जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन देता है, किसकी बारे में इंफॉर्मेशन देता है? कि भाई कॉस्ट क्या है एक्टिविटी की, ठीक है। इससे हमारे को क्या पता लगता है? ट्रू कॉस्ट, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाता है, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। इससे मतलब इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की सही कॉस्ट पता लग जाती है, कि जो एक्टिविटी, सॉरी, जो प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, नहीं, उसमें हाई कॉस्ट आ जाएगी, और जो प्रोडक्ट लो कंज्यूम कर रहा है उसमें लो कॉस्ट आ जाएगी। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन देता है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और एबीएम आगे यूजेज द इंफॉर्मेशन, uses the information provided by एबीसी, उनको यूज करता है, यानी एक तरह से मैनेजमेंट फिलॉसफी है, एक तरीके से मैनेजमेंट फिलॉसफी है, ठीक है। आगे ये प्लान करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, पहले योजना बनाता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, और फिर इंप्लीमेंट करता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मेजरमेंट करता है कि हमने करा नहीं करा, मेजर करता है, इवेल्युएट करता है। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये हमारा एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, मैनेजमेंट कंसेप्ट है, यानी कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्लियर पॉइंट? समझ आ गई बस? चलिए, हाँ जी। एबीसी क्या देता है? आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इस एक्टिविटी में ये कॉस्ट आ रही है, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देगा प्रोडक्ट का, कि भाई जो प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है उसमें खर्चा ज्यादा, जिस प्रोडक्ट में एक्टिविटी कम कंज्यूम हो रही है वहां खर्चा कम। ये डिस्ट्रीब्यूशन देता है बस प्रोडक्ट का, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, क्लैरिकल वर्क कह सकते हो आप इसको ना, ठीक है। ईबीएम इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, मतलब ये एक तरह से मैनेजमेंट फिलोसफी है ईबीएम, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं हम, ईबीएम में हम क्या करते हैं? कॉस्ट रिड्यूस करते हैं बेसिकली, नहीं, मैनेजमेंट फिलोसफी, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मेजर करते हैं, कि भाई हम ये सोचते हैं एबीएम में कि एबीसी कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेटअप है, तो एबीसी आपको ये दे देगा कि भाई अभी मेरे पास 10,000 यूनिट है, ठीक है, और एक सेटअप का साइज है 100, तो कितने कितने लॉट बना रहे हैं हम? 100, मतलब 10,000 यूनिट को बनाने में 100 का एक लॉट, तो 100 बार सफाई कर रहे हो, है ना। कॉस्ट आ रही है पर सेटअप, मान लो 1,000 रुपए। तो अब अगर हम, ये एबीसी दे देगा आपको, ये देगा आपको एबीसी। अब हमने मैनेज किया, प्लान करा, एग्जीक्यूट करा कि भाई ठीक है, बनाने तो मुझे 10,000 है, एक बार में मैं 200 यूनिट सफाई करूंगा, तो 50 लॉट बनेंगे, 50 लॉट बनेंगे, नहीं, तो कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेटर कम होंगे, ऑयलिंग क्लीनिंग का खर्चा कम होगा, ये एबीएम करेगा। चलिए पार्ट बेटा, चलिए, ओके।